गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया। तो भैया आज हम, हाँ, लेक्चर नंबर 8, बट डेट आज बहुत शानदार, 7 जुलाई। हाँ, थाला फॉर रीजन 7/7। कल लेक्चर 7 था, लेकिन आज होना चाहिए था यार, ज्यादा मजा आता। कैसे हैं सारे के सारे यकीनियंस भाई साहब? मस्त, बढ़िया। भाई देखो यार, पढ़ाई धीरे धीरे आगे चलती चल रही है। मेरा भाई मैं एनसीईआरटी के हिसाब से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें थोड़ी सी बेसिक मैथ की हैं, वो भी हम लोग कर रहे हैं। और मैंने मोल कल बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए हैं। शायद जेई मेंस के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के दे दिए थे। कितने लोगों ने प्रैक्टिस करी है भाई साहब? कितने लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है? कल जो क्वेश्चंस दिए थे, मैंने उसका आंसर भी टिक मार दिया था, आंसर भी लिख दिया था। बट कितने लोगों ने वो क्वेश्चंस जाके घर पे प्रैक्टिस किया है? मोल का कन्वर्जन उन सबको आता है कि भैया सर, मोल का कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछोगे तो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने सारे के सारे अभी तक जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हुए हैं, 7 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं, उन सातों के सातों कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखा है कि सर अब कुछ भी होगा टेंशन नहीं लेने का। सर प्रैक्टिस ऑब्वियस है बेटा, बिना प्रैक्टिस, बिना डीपीपी के, बिना उसके नहीं चलेगा। इस बार तो मैं शायद बोल भी रहा था, आज थाला फॉर रीजन है तो इसलिए ऑब्वियस है कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे मैंने इस बार कुछ सोचा हुआ है। सोचा क्या है, आप सबके लिए वो प्लान ही है, पहले से ही सोच रखा था। बट सोचा था कि हाँ भाई साहब, थाला को ट्रिब्यूट देंगे हम लोग, तो उसमें ही एक चीज ऐड करनी है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं डे 1 से बोल रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटे छोटे 2-4 चीजों को ही हर चैप्टर के लिए करना है, हर चैप्टर के लिए करना है। ठीक है, देखिएगा, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलने वाला हूं। ये देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं, जो लोग भी इधर उधर प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए परेशान है बेटा, सच बता रहा हूं, अभी आपके पास टाइम है और इस टाइम को यूटिलाइज करो। क्योंकि एक बार टेस्ट के सर्कल में, लूप में आ गए, पहले से प्लान नहीं किया। कल भी बोला था कि भैया अगर 6 घंटे की क्लास है, 4.5 घंटे की क्लास है, तो 6 घंटे तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो आपको करना है, वो सबसे पहली चीज क्लास के क्वेश्चंस करने हैं। सर क्लास के क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, उसके बाद इमीडिएट जाके आपको डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं। कुछ लोग यहीं तक आते आते थक जाते हैं कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से ये नहीं हो पाता है। प्लीज सुनना अपने पास। अरे रोनाल्डो भाई बाहर हो गया, मैं जानता, बहुत दर्द है भाई, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अब दर्द के आगे चलो। तुम भी तो हारे गए हो ना, तुम तो इस चक्कर में नहीं पड़े। तुम्हारे चक्कर के लिए रोनाल्डो ने तो ट्वीट नहीं किया कि भाई इंडिया के बच्चों के साथ ऐसा गलत हो रहा है। भाई पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत दुख है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। अभी अर्जेंटीना जिंदा है और क्या मैं बात कर रहा, ध्यान सुना। सबसे पहले 2 चीजें सबसे बेसिक सी हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है, सबसे बेसिक सी चीजें जिनको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आप करेंगे एनसीईआरटी, और चौथा आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। भैया एनसीईआरटी का हाईलाइटेड मैंने भेज दिया है सर, कल ही अपने ग्रुप में डाल भी दिया था, व्हाट्सएप चैनल पे डाल भी दिया था। अगर आपको नहीं मिला है, प्लीज बेटा वहां से डाउनलोड कर लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। और फिजिकल केमिस्ट्री बेटा वहां से आप सारे के सारे एनसीईआरटी, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, जैसे आज मैं कुछ होमवर्क दूंगा, तो वहां से लेकर वहां तक आप प्लीज एनसीईआरटी को रीड जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। एनसीईआरटी बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल बातें करता है, लेकिन भाई अच्छी बातें भी करता है। तो भैया देख लेना, क्योंकि कल से इस चैप्टर का गियर बदलने वाला है। आज भर इजी इजी सी चीजें चलने वाली है। लेक्चर नंबर 8 यहीं तक इजी इजी चलने वाली है। 9th 10th 11 इस भाई साहब, कल से गैसियस स्टेट आ जाएगा, स्टोइकोमेट्री आ जाएगी, और मजे ही मजे आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो भैया ध्यान से देख लेना, चुपचाप सुन लेना। क्या होगा सर, ये सुन लीजिएगा, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सर आप पहले ये 2 कंप्लीट करिए, फिर जिन लोगों को टाइम मिलेगा, एनसीईआरटी चैप्टर खत्म हो, इसको कंप्लीट कीजिए। और अब मैं जो आपके लिए बोलने वाला था, कि जो मैं आपके लिए करा रहा हूं, एक चीज वो मैंने प्लान की है, वो है नीट पीवाईक्यूज। भाई साहब अगर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बुक ले लीजिएगा सर, ये ट्राई कर लीजिएगा। जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए भाई साहब मैंने एक आइडिया दिया हुआ है, और इसके ऊपर सर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस,
ज्यादा नहीं भाई साहब, इतने ही पीवाईक्यूज, इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, यही हर चैप्टर के लिए करेंगे। ये दोनों तो क्लास में हो जाएंगे, साथ साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप खुद से करेंगे। इसके लिए भाई साहब इन तीनों के लिए भाई साहब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी, आपको नेक्स्ट वीक से ये चीजें मिल जाएंगी। मोटी किताब सीरीज, ठीक है, मोटी किताब सीरीज, या फिर हम इसी को बोल देते हैं लेवल अप। सर लेवल अप करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान सुनना अपने पास, मैं तुमको बता रहा हूं, ये भैया मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको अपने बैच के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट खत्म होगा नेक्स्ट वीक में, उसके अगले दिन ही आपको नीट के सारे पीवाईक्यूज, जेई मेंस की पीवाईक्यूज और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज सारे के सारे डिस्कस करके आपको दे दिए जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे वैसे ये तीनों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जो लोग भी जिनके पास बुक्स नहीं ले पा रहे, जेई मेंस की बुक नहीं है, टेंशन मत लो। हाँ, उसमें बस ध्यान सुनना, करना क्या है, मैं आंसर दे दूंगा, बता दूंगा, लेकिन भाई कुछ चीजें आपको भी प्रैक्टिस करनी है। मेरे हिसाब से मैं ये सीरीज तो चला दूंगा बेटा, इसलिए क्योंकि भाई मुझे कुछ चीजें, आपको कुछ लोगों को लगता है कि सर जेई मेंस में अच्छे क्वेश्चन हो, तो कुछ लोग लगता है जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चन है, नीट का पीवाईक्यूज तो करना ही करना है। तो ये तीनों चीजें भैया आपको मिल जाएंगी, आप उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन सर एक सिंपल सी बात जो मैं बार बार बोलता हूं, आपको कोई भी क्वेश्चन करा ले, यही 7 चीजें कर लो हर चैप्टर के लिए, यही 7 चीज बेटा बहुत बहुत मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि मेरा डीपीपी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते, ठीक ठाक क्वेश्चन, क्लास में भी अच्छे क्वेश्चंस होते। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये 4 चीजें आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और इसकी प्रैक्टिस उसके बाद कोई भी चैप्टर खत्म हो, सर प्रैक्टिस और रिवीजन। जैसे मैं आपको जेई मेंस के जब क्वेश्चंस कराऊं या जेई एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि नहीं भाई ये तो ये खुद से कर सकता है, उसमें मैं हिंट देके आगे चला जाऊंगा। कैलकुलेशन और वो चीजें आपके लिए छोड़ दी जाएंगी। ट्राई कीजिएगा, जब ये सीरीज आएगी तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है। हाँ, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना। आप मेरे साथ साथ जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। मॉड्यूल के क्वेश्चंस बेटा देखो, बहुत सारे लोग मॉड्यूल ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल से होमवर्क देता हूं मैं, ऐसा नहीं मॉड्यूल से होमवर्क नहीं देता हूं, लेकिन बेटा कुछ लोग ऑब्वियस है, थोड़ा सा मॉड्यूल से होमवर्क आपको मिलता रहेगा, आप करते रहिए। कुछ लोगों के पास मॉड्यूल नहीं होते, इसीलिए मिनिमम ये 7 तो करने ही करने। मॉड्यूल अगर आपके पास है बहुत बेहतरीन, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल से मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन ये 7 के बिना जिंदगी नहीं चल पाएगी, ये बात आपको मैं अभी बोल देता हूं। ये 7 के 7 चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। जेईई एडवांस में एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा ना, जब वो सीरीज करूंगा, जब वो क्वेश्चंस रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा आपके साथ कि भैया ये देखो, ये इसमें ये एक्स्ट्रा चीजें पूछी हैं, इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। आप उसको टेंशन मत लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भाई कितनी बार बताऊं यार, मेरा नाम पता है ना, ऐसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसके अंदर कल ही भेजा है मैंने, स्टडी स्क्वाड करके भाई साहब, ठीक है। हाँ, स्क्विड गेम का स्क्वाड गेम कर दिया है हम लोगों ने, और कुछ नहीं है। तो भैया वो आपको वहां पर हर चीज, मतलब फालतू का मोटिवेशन जो होता है ना सुबह सुबह, जैसे भाई साहब सुबह सुबह मोटिवेशन चला जाता है, कुछ कुछ चीजें फालतू फालतू की अपडेट्स मिलती रहेंगी, आप उसको कर सकते हैं। चलो, एनसीईआरटी पंच भाई जिसको भी करना, मेरे लिए ये 7 तो भाई पहले कर लो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को एक दो चीजें और थी, कुछ तो था। हाँ, एक दो चीजें भाई, नोट्स के लिए बार बार बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स ट्राई करो। बाकी ये पीडीएफ है, देखो यार तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा प्रैक्टिस करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ लोग नोट्स के पीछे पड़े, एनसीईआरटी हाईलाइट कर रहे हैं, क्लास के नोट्स आपके पास है, ये पीडीएफ आपके पास रहेगा। भाई देख लो किस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन्हीं को बना के रखो। एक कल बच्चे ने बहुत अच्छा मोल का वो बनाया था, मैं आज ना अपने उसमें भेजूंगा व्हाट्सएप में, बहुत अच्छा एक ना मोल का कन्वर्जन बनाया था, वो एआई से बनाया था या हाथ से बनाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे कम्युनिटी पे। तो भाई वो कुछ चीजें हैं जो लोग यूज कर रहे हैं, आप उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और मिल बांट के भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है। अच्छा, चैनल नहीं मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो, चैनल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक काम करना जी, कोई कम्युनिटी पे डाल देना, या स्कैनर कोई डाल देना, अगर कोई डाल सकता है तो। अदरवाइज मैं देखता हूं, मेरा कम्युनिटी चल गया तो मैं कर दूंगा, ठीक है। यस, चलिए, डीपीपी का सॉल्यूशन चाहिए, ओ माय गॉड। अब डीपीपी का सॉल्यूशन बेटा, डीपीपी का सॉल्यूशन, चलो देखता हूं इसका क्या जुगाड़ कर सकता हूं मैं। अब डीपीपी में दिक्कत यह है ना बेटा, डीपी तो आपको करने के लिए दी जाती है, अब उसको अगर आपको लग रहा है कि डीपी का सॉल्यूशन मैं दे दूं, तो चलो मैं देखता हूं इसका कुछ अगर होगा तो कभी
लेट नाइट या फिर कभी शाम को ऐसे ना एक डीपी डिस्कशन सीरीज लगा लेंगे। डीपी डिस्कशन के लिए 1 घंटे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी अब छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं करूंगा भाई डिस्कस, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन डीपी का डिस्कशन रख ले हम लोग, जो शाम को रात को 6-7 बजे करीब हो, जहां पर जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर ले, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डीपी का क्वेश्चन हार्ड लगता है बेटा? नहीं, ऐसा है तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ डीपी मतलब यार डीपी सॉल्यूशन में पूरा सॉल्यूशन यार मैं करूंगा भाई, तुमको कितनी बार मोल निकाल निकाल के दिखाऊंगा। मैं जानता हूं भाई थोड़ा मतलब रहता है कि सर आप ही कर दे, बट गलत आदत है। मैं अच्छे क्वेश्चंस में डिस्कस कर दूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा भाई। अब पूरा डीपी डिस्कशन करूंगा तो बेटा समझ रहे हो कितना हो जाएगा, हर दिन 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं इसको करूं, ये तुम्हारे लिए करूं कि डीपी करो, बोलेगा बाद में डीपी कराऊंगा, बोलेगा सर एनसीईआरटी भी आप ही करा दीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप ही करा दीजिए। तो रे भाई तू अपना दिमाग कब लगाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल कोशिश करता, बीच में अगर होता है तो मैं किस दिन ट्राई कर लेता हूं। चलो अब बात कर रहे थे भैया, कल हम लोग ऐसा यूनिट्स कर चुके हैं, छोटी छोटी बातें हो चुकी। प्लीज बेटा ये 7 चीजें जो लोग भी अपना वो बना रहे हैं, प्लानर बना रहे हैं, उनमें ये 7 चीजें बेटा आपको लिख के रख लेनी है। इन ट्राई कीजिएगा, जितनी बार कर सकते हैं करते चले जाइए। कल बेटा एक चीज थी जो हम लोगों से मैंने गलती करी थी, मैंने न्यू एनसीईआरटी यूज नहीं किया था, मैंने पुरानी एनसीईआरटी कुछ क्लिप्स मतलब कुछ स्नैप्स ले लिए थे। तो न्यू एनसीईआरटी में जो आपको चेंज दिखेंगे वो भैया ऐसा यूनिट्स में कुछ चेंजेस हैं। सर याद रखिएगा भैया, ये जो एलिमेंट है ना, इसको भाई साहब 130 कैल्शियम 133 होता है ना, हाँ 133 सर 133 सीजियम बोल दो या कैल्शियम बोल दो। मैं कैल्शियम इसलिए याद रखता हूं क्योंकि भाई मुझे नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में भैया सीजियम शायद भूल जाऊं, सीजियम बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये भैया याद रखिएगा, कैल्शियम 133 एक ऐसा एलिमेंट था जिससे हमने सब कुछ ऐसा यूनिट्स को डिफाइन किया है, ऐसा यूनिट्स को डिफाइन किया था कैल्शियम 133 से। बाकी जो डिफरेंस है, जैसे लेंथ ऑफ यूनिट देखोगे, मैं सबसे पहले आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, भैया याद रखिएगा टाइम का जो यूनिट था ना सेकंड, वो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अगला क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मैं आपको कल दूंगा, केबीडी करा दूंगा, रुक जाओ, केबीडी आज नहीं कराऊंगा, आज केबीडी नहीं कराऊंगा, केबीडी आज नहीं कराऊंगा, केबीडी कराऊंगा कल। हाँ क्योंकि आज ना ऐसा ऐसा है कि आज, हाँ आज थोड़ा सा ये फालतू वाली चीजें हैं ना एनसीईआरटी में, जैसे डेंसिटी, यूनिट कन्वर्जन, वो सब चीज आज मुझे करानी है। तो कल एनसीईआरटी, कल केबीडी कराऊंगा बहुत सही से। ध्यान सुनना अपने पास, सेकंड की बात कर रहा हूं। कितना क्वेश्चन करेगा जी तुम लोग? हाँ तुमको पता है बाहर हमको भर भर के लोग बोलता है गलतियां, गलत गलत की मास्टर खाली क्वेश्चन कराता है। हाँ तुम लोग क्वेश्चन वाले लड़का हो गए हो भाई। बाहर सब बोलता है मास्टर पढ़ाता कम है, क्वेश्चन ज्यादा कराता है। हमको पता चलता है, हम सोचते बैठ के कि अबे यार कौन है, और यहाँ देखो हर दिन सुबह सुबह आके बोला है केबीडी कराओ, केबीडी कराओ। हाँ तुम लोग क्या चाहते हो भाई? हाँ मास्टर मतलब सर ऐसा पढ़ाइए खाली पढ़ने वाला पढ़ के चला जाए। तुम लोग, हाँ तुम लोग का नंबर कम होता है, वो सब ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बेटा करना ऑब्वियस है, जिसको रियलिटी पता है उसको रियलिटी पता है कि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई थोड़ा सा समझो यार। हाँ कौन सा गाना नहीं था, दिल पे जख्म खाते हैं मगर तुम ही से प्यार करते हैं। तुम्हारे चक्कर में क्वेश्चन करा करा कल इतना क्वेश्चन कराया भाई, लपेट दिया गया है, ठीक है। तुमको पता नहीं है ना, जो फीडबैक आता है भाई हम लोग के पास आता है ना, इसे क्लिक करता है इतना बच्चा, हाँ भाई साहब ऐसा बोल रहा है। चलो आई लव केबीडी। चलो ये देख, और क्या, ये देख पहले बात सुन, पहले क्वेश्चन जो आएगा वो सुन, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आ गया भाई साहब, आधे से ज्यादा लोग निकल जाएंगे साइड से, एक सडनली पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी में दिया है तो कभी भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे ऐसा यूनिट बात पता है पहले से, याद रखना। ये जो कैल्शियम की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना भाई साहब, ये जो सीजियम की फ्रीक्वेंसी है, मैं कैल्शियम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मुझे याद रखना है, मैंने इसलिए बोला कैल्शियम 133। ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये कब प्रोड्यूस होती है? जब वो क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, ये किसके बराबर होती है सर? ग्राउंड स्टेट की ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। जो ये नंबर याद रखना इतना,
सर ये नंबर होता है कि जब वो क्या करे, एक ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करे जिसमें वो क्या कर रहा हो, कैल्शियम का हाइपर फाइन ग्राउंड स्टेट से फ्रीक्वेंसी। कुछ लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जब इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज करता है, तो उसी के ऊपर सेकंड को डिफाइन किया गया, सबसे पहले सेकंड को डिफाइन किया गया था। एनसीईआरटी में देखोगे ये चीज आपको मिल जाएगी कि भैया सेकंड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सर सीजियम एलिमेंट है, उसी के ग्राउंड स्टेट के ट्रांजिशन स्टेट से हम सेकंड को डिफाइन करते हैं, उससे हम सेकंड को डिफाइन करते हैं। अगर हमने सेकंड को डिफाइन कर लिया, ध्यान सुनना अपने पास, हमने इसको सेकंड से अगर डिफाइन कर लिया तो उसके बाद बेटा मास को डिफाइन करना हो चाहे मीटर को डिफाइन करना हो, मास को डिफाइन करना हो चाहे मीटर को डिफाइन करना हो, मास को डिफाइन करना हो चाहे मीटर को डिफाइन करना है तो बेटा याद रखना सर, जब लाइट की स्पीड को पर मीटर पर सेकंड बोलते हैं तो लाइट की स्पीड को हम क्या बोल देते हैं कि सर लाइट की स्पीड से स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करके मीटर को डिफाइन करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को यूज करके हम मीटर में डिफाइन करते हैं, वेयर द सेकंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सीजियम। सबसे पहले सेकंड को सीजियम के रेस्पेक्ट में, फिर हम लोग लेंथ को डिफाइन करते हैं कि लाइट की स्पीड, अगर भैया लाइट की स्पीड को 1/दिस कर दिया जाए, लाइट की स्पीड को 1/299,792,458 अगर ये कर दिया जाए तो भैया जो लेंथ आता है उसी को बोलते हैं हम लोग 1 मीटर, 1 मीटर बोला जाता है। उसको क्या बोलता है, 1 मीटर बोल दिया जाता है, उसको हम लोग 1 मीटर डिफाइन करते हैं। लाइट की स्पीड बेटा कितनी होती है, इतनी होती है। सर लाइट की स्पीड देखोगे 2458, सर इसको 1 अगर हम इसको डिफाइन कर दे, ये मीटर पर सेकंड है सर, इससे इसको डिवाइड कर दे भाई साहब, तो भैया जो कट के आएगा वही किसके बराबर आएगा, 1 मीटर को। मतलब लाइट की स्पीड जो चल रही है उसका 1/दिस कर दो, आपको जो लेंथ मिलेगा उसी को 1 मीटर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सेकंड को डिफाइन करते हैं, फिर लेंथ को डिफाइन किया। सिमिलरली भैया प्लैंक्स कांस्टेंट से, याद रखिएगा प्लैंक्स कांस्टेंट से हम किसको डिफाइन करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट से हम डिफाइन करते हैं किलोग्राम को। तुमसे जो डेफिनेशन पूछा गया है या जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भैया रेडियर, उसका कैंडेला का डेफिनेशन पूछा गया था, हो सकता है आगे जाके मिल जाए आपको। तो आज भैया एनसीईआरटी आपको मैं बताऊंगा कहां से कहां तक पढ़ना है, और उसमें ये सारी चीजें हाईलाइट जरूर कर लेना, लिखना नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया ये प्लैंक्स कांस्टेंट से आप मास को डिफाइन करते केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जूल सेकंड को आप यही लिखते हो, और मीटर अगर 1 ले लो, सेकंड अगर 1 सेकंड ले लो, तो जो भैया मास आएगा उसी को 1 केजी के बराबर हम लोग ले लेते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट से हम मास को डिफाइन करते हैं। छोटी छोटी सी बात, फिर से सोचो सेकंड को कैसे डिफाइन किया था, सेकंड को कैसे डिफाइन किया था भाई, सिंपल सा चीज है, एसआई यूनिट बहुत छोटी सी चीज है बेटा। इस बार देखोगे कितना छोटा सा चीज पूछा था, सिग्निफिकेंट फिगर पूछा था इस चैप्टर से, सर स्टोइकोमेट्री का बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा था। लेकिन बेटा अगले साल अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना हो, ये कोई भी ध्यान नहीं देता है। जैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, मीटर एसआई यूनिट में कैसे डिफाइन होता है, आधे से ज्यादा लोग उड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, याद रखना स्पीड ऑफ लाइट का क्या करना है, 1/299 ऐसे करके कर दो, आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट से 1 मीटर। सिमिलरली सेकंड को कैसे डिफाइन करते हैं, सीजियम का एलिमेंट जब अपने हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स में ट्रांजिशंस में जाता है तो सेकंड डिफाइन होता है। सिमिलरली अगर मास को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो मास को डिफाइन करने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं। छोटी छोटी बात है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं, प्लीज ये छोटा छोटा एनसीईआरटी का पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं करंट का, तो करंट डिफाइन होता है भाई साहब यूनिट एम्पियर होता है। करंट का भैया देखेंगे तो करंट डिफाइन होता है, ध्यान सुनिए सर, एक एम्पियर कब डिफाइन होगा, जब कितना चार्ज, ध्यान देख लो, एलिमेंट्री चार्ज E2B, सर इट इज elementary charge in the unit coulomb which is equal to सर एम्पियर सेकंड। सर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रोटॉन के चार्ज से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, सर किसको डिफाइन करते हैं, एम्पियर को डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर क्या होगा सर, 1 कूलम पर सेकंड होता है, 1 कूलम पर सेकंड होता है। आपसे जानबूझ के पूछेगा एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस से, प्रोटॉन के चार्जेस को सर हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस से डिफाइन करते हैं। सिमिलरली देख लो सर केल्विन को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम बात करें केल्विन को, तो केल्विन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो केल्विन डिफाइन होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब तुमको यही सब चीजें याद नहीं रहेंगी,
इसीलिए मैं ये बार बार हाईलाइट करवा रहा हूं कि अगर सामने वाला भैया एनटीए अगर सोच लेगा, जैसे इस बार सोचा, नीट में ऑलरेडी जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अगली बार तुमसे पूछ देगा तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। केल्विन को डिफाइन करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते थे, बोल्ट्जमैन से डिफाइन करते हैं। फिर से अगेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है सर, वो वैल्यू आपको याद रहे तो अच्छी बात है, फिजिक्स में भी आता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसको बोलते हैं सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/NA को बोलते हैं, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो भैया एनसीईआरटी में ये देख लेना और एनसीईआरटी की ही प्रॉपर डेफिनेशन से काम चलाना है। सर कार्बन, मोल की डेफिनेशन कल वाली ही है कि मोल की डेफिनेशन क्या है कि सर इतने एलिमेंट्स को, एलिमेंट्री एंटिटीज को बोलते हैं। सर ये कहां मिलता है, सर ये कहां मिलता है, एवोगैड्रो नंबर को, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कहां गया सर, दिस इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल नंबर जो हम लोग डिफाइन करते हैं। यूनिट क्या होता है, मोल्स पर उसमें सर एवोगैड्रो नंबर बोल देते हैं। बस इसको इसके, अच्छा इसमें से कार्बन हटा ही दिया है, ठीक सर देख लो। हाँ इसको अभी अपने पास ध्यान सुनना, तुमको ये छोटी छोटी, जैसे एम्पियर को डिफाइन करना है तो एम्पियर भैया कैसे डिफाइन होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। सर केल्विन किससे डिफाइन होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, ऐसे याद रखना है। सर अगर मास डिफाइन करना है तो मास किस पे, प्लैंक्स कांस्टेंट पे। मीटर किस पे, लाइट की स्पीड पे। सेकंड किस पे भैया, अपने पास ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम से डिफाइन करना है। ये एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन याद रखनी है कि भैया ऐसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। सर यहां पर बात करें इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, कैंडेला से। कैंडेला क्या है तो सर कैंडेला हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान देखिएगा, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ल्यूमिनस एफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। यही क्वेश्चन पूछ रखा है जेई मेंस में बेटा, यही क्वेश्चन पूछ रखा था जेई मेंस में कि भैया मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बताओ, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बताओ। सर 683, सर 683 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ, सर ये देख लो, रेडियन पर सेकंड में पूछ रखा था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई मेंस में 2025 में पूछा है। जब क्वेश्चन आया लोग उड़ गए कि भाई कहां से आ गया ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी खोल के देखा गया, भैया एसआई यूनिट्स में दे रखा है। सिंपल सा कैंडेला का डेफिनेशन पूछ रखा था, कैंडेला कैसे डिफाइन करते हो सर, 540 × 10 की पावर 12 हर्ट्ज। सर कैंडेला को सर स्टेरिडियन के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिडियन। ये देखो कैंडेला जो होता है स्टेरिडियन, कैंडेला स्टेरिडियन वाट ऐसे करके यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कैंडेला को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी और ये स्टेरिडियन, अपने पास एंगल चाहिए होता है। तो बस यही डेफिनेशन थी जो कल थोड़ी सी मेरे से मीटर वाली नई डेफिनेशन मैंने नहीं ली थी, मैंने पुरानी एनसीईआरटी छाप ली थी। पुरानी एनसीईआरटी से नई एनसीईआरटी चेंज हो गई है। फिर से एक बार याद करोगे, 7 बेसिक यूनिट्स हैं। सर मीटर को कैसे डिफाइन किया था, मीटर को कैसे डिफाइन किया था, सोच एक बार, सोच रट मत, सोच मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर दो 1/299 ऐसा करके निकाल दो। सर किलोग्राम को कैसे डिफाइन करते थे, केजी को कैसे डिफाइन करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट से। टाइम को, सेकंड को कैसे डिफाइन करते हैं, सीजियम का इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से हाइपर स्टेट में जाता है तो जो ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता है 91 ऐसे करके 299 ऐसे ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता है, जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है उसी को भैया हम, उससे हम क्या डिफाइन करते हैं सर, सेकंड डिफाइन करते हैं। ये नंबर याद रखना, हो सकता है एग्जाम में ये नंबर पूछ ले तो बहुत बड़ा नंबर अपने पास हो जाता है। तीसरा, सर आपने एम्पियर को कैसे डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिफाइन किया। एम्पियर इज डिफाइंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिफाइन किया। फिर अगर हम बात करें आपसे कि भैया और कौन सा डिफाइन किया, टेम्परेचर कैसे डिफाइन किया, टेम्परेचर डिफाइन होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से। अब एग्जाम हॉल में यही सिंपल सी डेफिनेशन पूछ देगा ना, इसी का मैच द कॉलम कर देगा, आदमी की हालत टाइट हो जाएगी। मैच द कॉलम कर देगा, आदमी की हालत टाइट हो जाएगी और सडनली पेपर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो भाई एज ए टीचर मेरा काम है आपको आपका फ्यूचर दिखाना। ये क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे पूछे जाएं, हो सकता है वो ये पूछ दे कि भैया बताओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से आप कौन सी ऐसा यूनिट को डिफाइन करते हो। सर पता चला आधी क्लास फ्रस्ट्रेट, इवन आज भी कितने लोगों को यह पता था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से क्या डिफाइन करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से क्या, कौन सा ऐसा यूनिट डिफाइन करते हैं। सर अरे सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, ये तो अलग ही टाइप का क्वेश्चन हो गया। मैं तुमसे पूछ दूं प्लैंक्स कांस्टेंट से कौन सा यूनिट डिफाइन करते, प्लैंक्स कांस्टेंट से भैया क्या डिफाइन करते, पता चला वहां पर एनर्जी डिफाइन कर रहा है ऐसा यूनिट में। बोल्ट्जमैन से क्या डिफाइन करते हैं, केल्विन।
प्लैंक से मास डिफाइन कर देते हैं। सर स्पीड ऑफ लाइट से क्या डिफाइन किया जाता है? स्पीड ऑफ लाइट से क्या डिफाइन किया जाता है? सर अपने पास स्पीड ऑफ लाइट से मीटर डिफाइन किया जाता है। सर अपने पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अगर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है किसकी? सर सीजियम 133 की, तो इससे क्या डिफाइन करते हैं? सेकेंड को डिफाइन करते हैं। सर अगर बात करें हम इसकी, सर 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज, और स्टेरिडियन में बात करें 683 स्टेरिडियन, तो भैया इससे क्या डिफाइन होता है? कैंडेला डिफाइन होता है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी की ये छोटी मोटी बातें आज भैया एनसीईआरटी से, मेरी तरफ से एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 से लेकर मैं बता दूंगा कहां तक आपको याद रखना है। पढ़ना जरूर है, मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट कल ही दिया है। कुछ लोग व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन कर पाए, मैं आज फिर से दोबारा डाल दूंगा, बट प्लीज बेटा एनसीईआरटी अपनी हाईलाइट करो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तुम्हें लगता होगा अरे सर ये कौन पूछेगा? पूछा जा सकता है बेटा, पूछा जा सकता है, ठीक है। और जिस दिन पूछा गया उस दिन तुम बेहोश हो जाओगे, अरे सर सडनली पेपर डिफिकल्ट हो गया। ये देख, तो ये सारी यूनिट्स की बेसिक चीजें जो मैंने कल गलती से गलत कर लिया था उसको मैंने सही करा। अब बेटा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी में एक मिलेगा साइंटिफिक नोटेशन। प्लीज बेटा शुरू करते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं थी आपके एनसीईआरटी में। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है भैया चुपचाप लिंक कहां दे दें? अरे लिंक दे देंगे बेटा, लिंक में दे। पुराने बुक में भी बेटा सेम डेफिनेशन नहीं, पुराने बुक में थोड़ा डेफिनेशन चेंज है। 2026-27 वाला आप ना एनसीईआरटी के साइट पे जाओ, एनसीईआरटी के साइट पे जाना, वहां पर जाके एनसीईआरटी साइट पे जाके ना फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। 2026-27 का एनसीईआरटी से पीडीएफ फ्री में डाउनलोड हो जाता है बेटा, आप जाके डाउनलोड कर लेना, वहां पर बात जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसको भी आप यूज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट। बोला शॉर्ट में लिख दीजिए, तो बेटा शॉर्ट में अब मैं क्या डेफिनेशन शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? मैं तुमको बता चुका ना प्लैंक्स कांस्टेंट से क्या डिफाइन करना है, बोल्ट्जमैन से क्या डिफाइन करना। अब शॉर्ट्स में क्या लिखना बेटा? एनसीईआरटी तो रखोगे ना, कि पढ़ोगे नहीं एनसीईआरटी? कि सर क्या बात कर रहे हैं, हमको टाइम कहां है? बेटा नहीं भाई साहब, ये गलती मत करना। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि भैया आप किसी भी नंबर को ध्यान से देखिएगा, किसी भी नंबर को सर ऐसे लिख दीजिए, सर वेयर n should be किसी भी नंबर को सर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, n इंटू 10 की पावर x में लिख दीजिए, n इंटू 10 की पावर x में लिख दीजिए। अगर n इंटू 10 की पावर x लिख दिया, सर किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। सर n की वैल्यू, कैपिटल n की वैल्यू 1 से लेकर क्या होनी चाहिए? 9 तक होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कैपिटल n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। ध्यान सुनना, अपने पास 1 to 9 के बीच में होना चाहिए। कोई भी नंबर है सर, देख लो, अगर तुमको भाई साहब ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो तुम इसको कैलकुलेट करने जाओगे ना भाई, इसको अगर कैलकुलेट करना है बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सर इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, कहीं ऊपर नीचे हो गया, एक डिजिट छूट गया तो बर्बादी हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या करेंगे? सर ऐसा लिख सकते हैं क्या? कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है कि सर ऐसा भी लिखा जा सकता है? ये कैसे लिख दिया? बेसिक मैथ में सिखाया गया होगा, बेसिक मैथ में सिखाया गया होगा कि ये कैसे लिखा जा रहा है, ये कैसे लिखा जा रहा है। सर देखिएगा ये कैसे लिखा जाएगा। डेसिमल देखो, कोई नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो वो कहां होता है? राइट में, सबसे लास्ट में डेसिमल लगा दो। डेसिमल कितने आगे आ रहा है? लेफ्ट में अगर आता है, याद रखना डेसिमल अगर लेफ्ट में आता है, शॉर्ट में याद रखना कि अगर डेसिमल, सर देख लो, डेसिमल अगर मूव्स टू लेफ्ट, सर पावर क्या होता है? इंक्रीज होता है। पावर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जिनका मैथ्स एकदम बर्बाद है भैया आप ये शॉर्टकट यूज कर लीजिएगा। डेसिमल अगर राइट में मूव करेगा, डेसिमल अगर राइट में मूव करेगा तो पावर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये शॉर्टकट्स आप ध्यान रख सकते हैं कि भैया डेसिमल कहां पर है? सर लेफ्ट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 10 की पावर क्या हो गया? 5 हो गया। 10 की पावर क्या हो गया? 5 हो गया। -5 कैसे हो जाएंगे? बेटा चैट आप अपना ऑफ कर सकते हो, कोई चैट से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, चैट आपके पास ऊपर ऑप्शन होता है क्रॉस करने का, क्रॉस कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भाई साहब, हाँ मेरे पास सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया आप देख लो, लेफ्ट मूव कर रहा है, कितना लेफ्ट? सर कोई नंबर लिखा हुआ है, ये देख लो, कोई नंबर लिखा हुआ ऐसे करके बड़ा सा नंबर लिखा है,
सर ऑब्वियस है मैं इसकी कैलकुलेशन करने जाऊंगा जीरो छूट जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इसको, सर इसमें डेसिमल कहां इमेजिन करूंगा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, सर इसको 4.0 लिख के 10 की पावर सीधा सीधा 7 लिख सकता हूं। डेसिमल किधर आ रहा है सर, 7 टाइम्स इधर आ रहा है, 10 की पावर 7। सर ये सारे के सारे नंबर्स देख लो। अगर भैया याद करना, जब भी कोई नंबर मिला, जब भी कोई नंबर मिला, चलो इसका बताओ, 10 की पावर बताओगे, 10 की पावर बताओगे, ध्यान से देखिएगा, आपका डेसिमल किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, डेसिमल किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, एक मूव कर रहा है, तो पावर कितने से बढ़ जाएगी, एक से बढ़ जाएगी, पावर कितने से बढ़ जाएगी, एक से बढ़ जाएगी। तो बेटा याद रखना, साइंटिफिक नोटेशन ऐसे काम करता है, बेसिक मैथ्स है जो बहुत छोटी सी मैथ्स है जिसको बार बार यूज करेंगे। याद रखिएगा, जब भी आपको बोला जाए n इंटू 10 की पावर x, अगर n की वैल्यू बढ़ाओगे तो पावर कम होगा, n की वैल्यू कम करोगे पावर बढ़ेगा। यह भी एक शॉर्टकट आप दिमाग में रख सकते हैं। देख लो 81 से वैल्यू 8 पॉइंट कर दिया, सर इसको 10 टाइम्स कम किया, पावर 10 टाइम्स बढ़ गई। अगर इसको मैं 10 टाइम्स पावर को कम कर देता तो भैया ये कितना हो जाता, ये कर सकते हो, ये कैलकुलेशन में आएगा, इसीलिए बता रहा हूं, कर पाओगे सर, ये देख लोगे सर, ये कर सकते हो। याद रखिएगा ये शॉर्टकट्स बेटा, ध्यान रखिएगा कि भैया अगर n की वैल्यू बढ़ती है, n की वैल्यू देख लो, n की वैल्यू बढ़ गई तो पावर कम हो जाएगा। सर ये देख लो n की वैल्यू कम हो गई, पावर क्या हो जाएगा। ये क्यों काम करता है, क्योंकि बेटा आपको मैं ऐसे कैलकुलेशंस दूंगा। अगर मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं तो बेटा आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व कैसे करोगे आप, इस तरह की कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए मैं साइंटिफिक नोटेशन बता रहा हूं, और कुछ भी नहीं है यहां पर। ये देख लो, यहां 10 की पावर 23 है, यहां 10 की पावर 22 है, तो बेटा ये कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है कि सर इसकी पावर आप 22 कर दो। क्यों, क्योंकि सर पावर जैसे ही 22 किया, सर ये वैल्यू ऐसी हो गई, -10 इंटू 10 की पावर 22। सर आप 10 की पावर 22 कॉमन लेंगे। मैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए ही ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये साइंटिफिक नोटेशन कराया जा रहा है। आपको देखने में पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, हम पावर क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। हम पावर क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। अगर कोई बोले कि नहीं सर मेरा आंसर 10 की पावर 23 में आ रहा है, तो 10 की पावर 23 पावर को बढ़ा रहे हो, मतलब ये कितना बढ़ा रहे हो सर, 1 डेसिमल बढ़ा रहे हो, 1 पावर बढ़ा रहे हो, सर ये कितना हो जाएगा। तो ये आप कन्वर्जन कर पाए, इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन बता रहा हूं। अदरवाइज आपको ही पता है, आप सब लोग इतना मैथ्स पढ़ चुके कि मुझे ये पावर्स बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। 10 की पावर 22 में बोले आंसर, 10 की पावर 22 में निकाल देना। 10 की पावर 23 में बोले, 10 की पावर 23 में आंसर निकाल सकते हो। क्या करते जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी किया जाता है, इन केस ऑफ, लिख भी देता हूं भाई, कुछ लोग होते हैं, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाए, सर याद रखिएगा पावर शुड बी मेड इक्वल। आप बिना उसके कर ही नहीं सकते। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं भैया 10 की पावर 7 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 5। सर जानते हैं सर, एक बात बताएं कैसे होता है, ये देखिएगा 5 इंटू 10 की पावर 7, 7 5 कितना हो गया 12। ये सही नहीं है क्या, देखिए कितने लोग ऐसे हैं। सर ये देखिएगा 2 और 3 5 हो गया, और सर 7 5 5, ऐसा मत कर देना भाई। इसको और इसको अगर ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, तो इसका एडिशन ऐसा नहीं होता है। इसको ऐड करना है तो बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा 200 इंटू 10 की पावर 5। सर ये देख लेना, क्योंकि मोल्स की कैलकुलेशन में ये ऐसा आएगा। सर इसकी वैल्यू आएगी 203 इंटू 10 की पावर 5। सर ऐसा मिलेगा। या फिर अगर आपको लगता है तो 2.03 इंटू 10 की पावर 7 लिखना पड़ेगा। तो 10 की पावर क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिख पाएगा। एक बोल रहा है 23 होगा, ओके सर 23 होगा, बेटा 23 तो नहीं होगा। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो ऐसा होता है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, भाई साहब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बेटा ये बहुत छोटी सी बात है, ऑब्वियस है, तभी आपको देखेंगे बेसिक फिजिक्स मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है। एक कल मैं देख रहा था, कम्युनिटी बोल रहा था
कि बॉटनी जूलॉजी बहुत मस्त जा रही है। हाँ, फिजिक्स में तो बेटा सच बता रहा हूं, यही दो सब्जेक्ट हैं जहां दिमाग चलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं बॉटनी जूलॉजी भाई खराब सब्जेक्ट है, बट उस सब्जेक्ट की डिमांड्स अलग हैं। दे आर फैक्चुअल सब्जेक्ट्स। उनमें भाई ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन, जैसे उसमें क्या है कि मान लो सर ने बता दिया कि ये सेल है तो सेल है, उसके अंदर जो भी चीजें बता देंगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अब कोई जैसे होता ना हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप क्या बोलते हो कि भाई बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं आया, हुमायूं का बेटा अकबर आया, तो क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि भैया पैटर्न बता दो, किस पैटर्न में आया, किस पैटर्न में नहीं आया। ये भैया फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा नहीं है। यहां पर भैया बाबर का बेटा हुमायूं आया ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। वो ये पूछ सकता है कि हुमायूं के जन्म से 7 साल पहले ये हुआ तो उसके बाद बताओ बाबर की एज क्या होगी। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन समझना हो या केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। बॉटनी जूलॉजी को बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर तुम कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब तुमने नीट को समझा ही नहीं है। ठीक है, एक बोल रहा है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा लग रहा है, बॉटनी जूलॉजी में कम लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट वो अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, यहां दिमाग का बैंड बजता है। हाँ, वहां पर थोड़ा ही ना भाई तुमको ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि हाँ भाई साहब यहां पर ये बता दिया, फिर भी पता है कि अगली क्लास में गलती होगी। मतलब अरे मैं रियलिटी बता रहा हूं तुमको भाई, ये सब चीजें थोड़ा सा समझो इस बात को ना, क्योंकि कोई बोल रहा था, कल मैं देख रहा था कम्युनिटी पे कुछ चीजें चल रही थी, बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था कि भाई साहब फिजिक्स केमिस्ट्री करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, जबकि फिजिक्स तो अभी चालू भी नहीं हुई है। अभी तो एक ही सब्जेक्ट दिमाग वाला चालू हुआ है, वो है केमिस्ट्री। फिजिक्स तो भी बेसिक मैथ चल रहा है बेटा, बेसिक मैथ को फिजिक्स काउंट भी मत करना। बेसिक मैथ वेक्टर और यूनिट डायमेंशन ये फिजिक्स नहीं है, ये तो एबीसीडी है फिजिक्स का, इसको फिजिक्स नहीं कहते। फिजिक्स तो चालू होगा काइनेमेटिक्स इन 2D से, 1D भी नहीं 2D से चालू होगा। जब बॉल फेंका जाएगा ना बेटा तो दिमाग यही रह जाता है, बॉल वहां पहुंच जाता है, फिर बैठ के सोच रहा है कि मास्टर ऐसा कैसे बना रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है, बॉल इधर जा रहा है, हम तो बॉल फेंके थे वो कैच कर लिया। इतना दिमाग लगाएगा मास्टर, 2D में जा रहा है, 3D में जा रहा है, ऊपर से हाँ उस पर ऊपर से ऐसे, और ऊपर से देखो बॉल फेंकने का मजा देखो फिजिक्स के मास्टर लोगों का अलग ही लेवल। बोलेगा ऐसे बॉल नहीं फेंकेंगे, अब यहां से बॉल फेंकेंगे, फिर बोलेगा इसको भी मूव करा दो 6 मीटर पर सेकंड। अब तुम बैठ के निकाल रहे हो कि अच्छा 6 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, ये बॉल ऐसा फेंक रहा है इस एंगल पे, तो मजा आता है। ठीक है, तो मजा आता है। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा थोड़ा सा समझो, जो लोग भी अभी नए नई तैयारी करने आए हैं बेटा ध्यान से सुनना। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी अलग टाइप की चीजें डिमांडेड है, बॉटनी जूलॉजी में अलग टाइप की चीजें डिमांडेड है। ठीक है, ये देख, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भैया ये सीधी सी बात है, 10 की पावर x 10 की पावर y 10 की पावर x माइनस वाई होता है, और 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y 10 की पावर x प्लस वाई होता है। सर याद रखिएगा कुछ चीजें मैं ऐसे बता दूं, x की पावर y और z की पावर y, सर बेसिक मैथ ये कहता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसको आगे जाए किसी चैप्टर में यूज करूंगा तो कोई ये मत बोल देना सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि सर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है। ये देख लीजिएगा x की पावर y, y की पावर z, तो x की पावर y z हो जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की, जो आपको साइंटिफिक नोटेशन में पता होनी चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में पता होनी चाहिए। डन सर, याद रखना हो जाएगा, हो जाएगा तो सर शुरू करें, शुरू करें। हाँ बेटा कोशिश करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा थोड़ा नहीं हिस्ट्री बेकार है, नहीं भाई हिस्ट्री भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट सब्जेक्ट्स की डिमांड्स अलग अलग होती हैं, वो ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बेचारे भोले भाले से तैयारी जो होता है अभी सोच रहे हैं करें कि ना करें, अभी भी लगे पड़े हैं कौन सा मास्टर बेस्ट है, किससे पढ़े, उस बैच से पढ़े कि इस बैच से पढ़े, किधर से बैठे। उनके लिए बोल रहा हूं कि बेटा किसी और की चीजों को देख के आप उससे इन्फ्लुएंस मत होइए, आप अपना टीचर खुद सेलेक्ट कीजिए, आप अपना बैच खुद सेलेक्ट कीजिए, प्लस ट्राई कीजिए कि हाँ भाई चीजों को रिलेट किया जाए। सर ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही है, मुझे ही पता है, ये एक्स बाई जेड कॉमन ले लो, पावर अगर कॉमन है तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, श्योर है, बस ध्यान सुनना अपने पास। साइंटिफिक नोटेशन अगर आपने कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन अगर आपने कर लिया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सब कर लिया, तो भैया अब छोटी सी बात और जो एनसीईआरटी में आपको आएगी, जहां पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी और ज्यादा दिमाग खराब करती है, जैसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बेटा
याद रखिएगा, क्योंकि अब आपको केमिस्ट्री डील करना है तो यहां पर बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। यहां पर यूनिट कन्वर्जन या न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो पहले भैया हम निगेटिव प्रीफिक्सेस देख लेते हैं। 10 की पावर -1 को 10 की पावर -1 को हम लोग बेटा डेसी लिखते हैं और इसको भैया डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। 10 की पावर -2 से, बेटा छोटा सा टॉपिक है ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, सेंटी बोलते हैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी लिखा हो सकता है मोलरिटी लिखा हो, मोलरिटी लिखा होगा डेसी नॉर्मल, डेसी मोलर, ऐसे मोलरिटी लिखा होगा, डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो बेटा डरना नहीं है उसको देख के। डेसी मोलर का मतलब क्या हो गया सर? 1/10 मोलरिटी है सर। डेसी मोलर का मतलब क्या हो गया? 1/10 मोलरिटी है। अगर कहीं बोलता है सेंटी नॉर्मल, सर ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो भैया इसको देख के डर मत जाइएगा। ओ सर सेंटी मोलर, बेटा 1/100 मोलर सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी दी है यहां पर। बेटा ये प्रीफिक्सेस इसलिए पता होने चाहिए। 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं, 10 की पावर -3 को भैया मिली बोलते हैं सर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -6 को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं सर, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 की पावर -9 को नैनो बोलते हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 की पावर -12 को पीको बोलते हैं, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -15 को फेम्टो बोलते हैं, इसको हम लोग भैया स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे तो हमको 10 की पावर -15 तक काम चल जाता है, 10 की पावर -15 तक काम चल जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में भैया 10 की पावर -18 भी दे रखा है एटो, 10 की पावर -21 भी दे रखा है जेप्टो, 10 की पावर -24 योक्टो, स्मॉल वाई से दे रखा है। ये यहीं तक काम हमारा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एटम का रेडियस का न्यूक्लियाई होता है उसका इतना ही पावर रहता है। लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए सर, सेंटी मिली डेसी ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेज पता होने चाहिए। अगर कहीं पर दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, जैसे ये एक लिया हो, एग्जांपल्स देख लो। 4 नैनोमीटर लिखा हुआ है, 4 × 10 की पावर -9 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं बेटा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं, याद रखिएगा। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है सर, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं, येटो जेप्टो योक्टो, ठीक है, जिनका मतलब ये होता है। कर पाएंगे सर? हो पाएगा। अब यहां पर एक दो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस और हैं जिनके बारे में मैं बता दूं आपको, यहां पर नहीं दिया है लेकिन वो ऑब्वियस है, मैं आपका ही मास्टर हूं तो यहां पर ये एंगस्ट्रॉम बोलते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को अगर आप देखेंगे 10 की पावर -10 मीटर भी लिखा जाता है। तो कहीं पर लिखा हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो समझ जाइएगा ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है। सर इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें कन्वर्जेंस कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। कुछ लोग हैं कर लेंगे कन्वर्जेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, देखो कन्वर्जेंस कैसे होते हैं। मैंने अभी निगेटिव का बता रहा हूं, पॉजिटिव का भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कितने लोग हैं जिनको यह पता चल रहा है 1 पिकोग्राम लिख रहा हूं, 1 पिकोग्राम मतलब एग्जाम में ऐसे लिखा होगा 1 pg। अगर ऐसे लिखा है तो क्या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर 10 की पावर -12 ग्राम होगा? पिकोग्राम का मतलब ऐसे समझ सकते हैं सर, अब 1 पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम होगा। कैसे? पिको का मतलब कितना है? 10 की पावर -12। बेटा देखिएगा, जो लोग पिछली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको एक बड़ी चीज बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं यहीं पर लिखूं, कितने लोग हैं जिनको यह पता चल पा रहा है 1 ग्राम को अगर लिखने जाऊं तो 10 की पावर -12 पिकोग्राम। 1 ग्राम बेटा 10 की पावर +12 पिकोग्राम लिख सकता हूं। अब ये क्लास भैया क्लास नंबर, लेक्चर नंबर, ब्लॉग नंबर 5 में आपको दिखाया था शायद मैंने, ब्लॉग नंबर 5 और 6 में ये चीजें मैंने कराई हुई हैं। भैया इधर से जाते टाइम अगर 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पिकोग्राम से ग्राम में जाते टाइम 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ग्राम से पिकोग्राम में आते टाइम 10 की पावर -12 से मल्टीवाइड करना पड़ेगा, और ये -12 इधर आ जाएगा, +12 हो जाएगा। सर यूनिट कन्वर्जन याद है? अगर आप ध्यान से देखें तो 1 पिकोग्राम से अगर ग्राम में जाओगे, ध्यान सुना, 1 पिकोग्राम से अगर ग्राम में जाओगे तो 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर ग्राम से पिकोग्राम में आओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा,
और डिवाइड करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। श्योर हो? ये भैया हो जाएगा। सर देखना अपने पास, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर सर 1 यूएम, 1 माइक्रोमीटर सर 10 की पावर -6 मीटर होगा। क्या मुझे बता सकते हो 1 मीटर इज इक्वल्स टू डैश माइक्रोमीटर? बता सकते हो क्या? सर 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो भैया क्या आप बता सकते हो? ए भैया कौन है बोला ये सब नहीं आता है? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जाके चेक करना, क्वेश्चन दिया है बाबू। जिस दिन आ जाएगा उस दिन तुम आओगे क्या दोबारा पढ़ने? अगले साल भी यकीन 2.0 लेने का इरादा है। अच्छा हाँ सॉरी, अपना बिजनेस क्यों कम करना? यस यस यस, अब नहीं आता है ये सब हम फालतू का पढ़ा रहे हैं, मन नहीं कर रहा और क्या। आज हम वहां दूसरा कुछ याद करके नहीं आए तो यही याद है हमको, इसीलिए पढ़ा रहे। ये सब मत नहीं, ये सब नहीं आता, ये सब फालतू का चीज है जी। बोलिए बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, आप जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू, सर 1 मीटर को क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। सर देख लेंगे हो जाएगा, 10 की पावर +6 लिख पाएगा। हाँ 10 की पावर +6 लिख पाएगा। श्योर है? अरे कितना दूर हटूं यार। ये डेसीमीटर, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेटो, हाँ यक्टो, देखा रैप म्यूजिक बन गया है भाई ये सब। हाँ ये अगर तुम टोनी कक्कड़ होता तो अभी तक रैप म्यूजिक बना चुका होता। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेटो, एक्टो, और क्या बन जाएगा। ये सब भाई क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तुझको भरोसा नहीं होगा तो आज मैं तुझे होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी का, जाके चेक कर लियो। लिखना है क्या, नहीं देखना है, खाली देखते रहिए, ये सब देखते रहिए। फिर जब क्वेश्चन में दिखेगा तो बोलेगा सर हाँ आप 10,000 क्वेश्चन करा दिए, उसमें से हाँ 500 क्वेश्चन कराइए ना, उसमें से क्वेश्चन दीजिए। बेटा ये सब देख लो, ये क्वेश्चन देखना। अब ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव में ये हालत है। अगर मैं निगेटिव की बात कर रहा हूं, निगेटिव पावर्स की बात कर रहा हूं, निगेटिव न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस की बात कर रहा हूं तो ये हालत। 10 की पावर +1 है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेका। सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीए से। 10 की पावर +2 है तो इसको बोलते हैं हेक्टो, एच से हेक्टा बोल देते हैं, हेक्टो ना हेक्टा। 10 की पावर 3 है तो इसको क्या रख देंगे, किलो। किलो की स्पेलिंग क्यों गड़बड़ लिख रहा हूं। 10 की पावर 6 है तो इसको बोलते हैं मेगा, कैपिटल एम से। 10 की पावर 9 है तो इसको बोलते हैं गीगा, सर ये कैपिटल जी से। 10 की पावर 12 है तो इसको बोलते हैं पेटा, सर ये क्या हो गया, सर टेरा कैपिटल टी से। 10 की पावर 15 है तो इसको बोलते हैं गीगा। अबे पेटा गीगा तो लिख चुका हूं, कैपिटल टी। 10 की पावर तक याद होना चाहिए, ध्यान सुनना अपने पास। 10 की पावर 15 तक याद होना चाहिए, +15 -15। बाकी इसके बाद का अगर आपको याद करना है कि 10 की पावर 18 को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सा, सर इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर दो। 10 की पावर 21 को तो इधर जेप्टो बोला है तो इधर क्या 10 की पावर 24 तो इसको जेप्टो, तो इसको यार क्या नाम था यार एनसीईआरटी में क्या था, इसको योक्टो तो योटा, और जेटो का क्या था यार मैं भी भूल गया। जेटो को क्या बोलते थे, 10 की पावर 21 को जोटा, जेप्टो को क्या बोलते थे यार, योक्टो को तो योटा बोलते थे, जेप्टो को एक्सा, नाम भूल गया यार। ओ माय गॉड कैसे कितना हाँ अरे जरूर किसने बोला, जेटा, हाँ जेटा, अरे सारे हाँ जेटा, ठीक है अरे सारी जीटा बोल दिया, ठीक है जीटा, अरे जेड हो गया, ठीक है। तो भैया 10 की पावर 15 तक हमारा यूज होता है, तो हम लोग 10 की पावर 15 तक तो याद ही रखते हैं। ये बात अब मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा क्योंकि मैं खुद ही भूल गया 18 का बात। हाँ ये कॉपी करना है भाई, पता होना चाहिए। तुम सब लोग इंटरनेट यूज करते होगे तो इंटरनेट में एक दिखता होगा ना, आप देखोगे किलोबाइट्स पर सेकेंड, आपको अपने मोबाइल पे दिखता होगा, इंटरनेट की स्पीड दिखती होगी। सर इसी को लिखते हैं ना केबीपीएस,
ये किलो बाइट्स का मतलब क्या है कि भैया 10⁻³ बाइट्स पर सेकेंड। इंटरनेट जो है इससे मेजर किया जाता है कि एक सेकेंड में कितना हो रहा है। किलो के बाद देखा होगा अब जाके स्पीड बड़ी होगी तो एमबीपीएस लिख रहा होगा, मेगाबाइट पर सेकेंड ऐसे लिखा जा रहा होता है। अभी देखोगे और कहीं कहीं पर आजकल इंटरनेट और ज्यादा अच्छा हो गया है तो भैया यहां पर मेगाबाइट्स पर सेकंड के बदले कहीं कहीं पर देखोगे तो भाई साहब जिनके पास ज्यादा पैसा, इससे तो हम लोग का मेगाबाइट में ही काम चल रहा है, लेकिन जीबीपीएस भी आज के टाइम पर इंडिया में पॉसिबल है। गीगाबाइट पर सेकंड, सर ये देख लो सर, गीगाबाइट्स पर सेकंड, ये सब चीजें हम लोगों ने, सर ये देख लेना। सर ये इंटरनेट का यहां पर क्यों पूछेगा? नहीं पूछेगा भाई, ये बात मुझे ही पता चल रही है कि नहीं पूछेगा, लेकिन मीनिंग समझाना था कि आपकी डेली लाइफ में यूज होता है। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, शायद नाम सुना हो, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो पेटाबाइट्स में चल रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स पेटाबाइट्स, टेराबाइट्स इन सब में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सुना होगा, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट्स ऐसे करके। सर ये मेगाबाइट, किलोबाइट ऐसे करके सुना होना। तो ये बेटा पॉजिटिव न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। किसी के आगे आते हैं वैल्यू क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। किसी के आगे आएंगे वैल्यू क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये याद करिएगा, 1 मेगा हर्ट्ज है। ओह माय गॉड, इसको बोलते हैं मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज है। सर 1 मेगा हर्ट्ज को क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता चल रहा है कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू, सर यही सब बात जो है इधर से इधर कभी कर दे रहे हैं आप, ऐसे कैसे मतलब काम कैसे चलेगा? अभी आप मेगा हर्ट्ज से हर्ट्ज बता रहे हैं, अभी आप हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज बता दिए। दिमाग इतना फास्ट फास्ट मत चलाइए सर, हाँ इतना फास्ट फास्ट मत चलाइए सर, दिमाग इतना तेज तेज नहीं चलाना है जी। मेगा हर्ट्ज, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10⁻+6 ऊपर जाएगा तो -6 मेगा हर्ट्ज। ये कन्वर्जन कर सकते हैं आप लोग कि सर 1 हर्ट्ज कितना होता है। बेटा याद रखिएगा यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, ये सब बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती है बेटा। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको पता चलता है, न्यूमेरिकल करने जाते हैं ना बाबू, ऐसा ऐसा गलती करेंगे। मैं तुमको बताता हूं, ये देखो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। सर 1 सेंटीमीटर क्या लिखोगे, 1/100 मीटर। सर यही बात तो देख रहे हैं। अब यहां तक तो ठीक है सर, ये तो हमको 9th 10th से पता था, लेकिन जैसे ही यहां से देखना, मैं लिखूंगा 1 मीटर स्क्वायर 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बस सर हो गया सर, फिर बच गए हो। ऐसे कैसे लिख दिया मास्टर, ऐसे कैसे लिख दिया? यही कन्वर्जन में हालत टाइट। अब देख लो, आज बेसिक पढ़ा रहा हूं तो बोलेगा एडवांस का काहे नहीं करा रहे। और जब एडवांस में ये छोटी छोटी कन्वर्जन करवाऊंगा बोलेगा सर ये सब कब बता दिए आप, लेक्चर नंबर थाला फॉर रीजन 7 जुलाई को। हाँ ये देख ले सर, ये तक तो हमको सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर को इतना बोलते हैं बेटा। जैसे ही अब यहां पर देखोगे 1 मीटर क्यूब बोल दिया, सर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। सर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखूंगा, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। सर देख रहे हैं यही सब बात ना सर, यही सब बात, मतलब इतना दिमाग थोड़ी चलता है सर। ये छोटी मोटी, हाँ छोटी मोटी बातें बेटा ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जब अच्छा न्यूमेरिकल आएगा। यूनिट कन्वर्जन नहीं हो पाता है, यूनिट कन्वर्जन नहीं हो पाता। ये कहां पर यूनिट कन्वर्जन आता है आपको पता चलेगा, अभी आपको मैं बताऊंगा कहां पर कन्वर्जन आते हैं ये वाले। सर आप छोटी छोटी चीजें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कि अरे सर ये कब हो गया। कुछ लोगों के साथ ऐसी हालत है, ये देखो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस का देख लेना बेटा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस क्या बताते हैं, किस तरह से चीजें चेंज होती है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देता हूं यूनिट कन्वर्जन का, डायमेंशनल एनालिसिस का। ये देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, मैं नहीं दे रहा हूं। लो भैया फिल इन दी ब्लैंक्स करो, फिल इन दी ब्लैंक्स, समझ रहे हैं, फिल कीजिए ब्लैंक में क्या होगा, यहां पर क्या होगा। ये देखो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में जाके आज क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं,
प्लीज भैया रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि भाई फोकस इधर ही रखना। इस क्वेश्चन को मैं अगर समझाऊंगा तो एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन और दिए हैं इसके अलावा, उसको जाके आप कन्वर्ट खुद से करेंगे। इवन आपको हो सकता है कि आज की डीपी में एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, 2 अच्छे क्वेश्चन मिल जाए जिसमें यूनिट कन्वर्जन अच्छे से कराया जाए। प्लीज सुनिएगा सर, ये देखिएगा कैसे बोले, फिजिक्स की क्लास की तरह लग रहा है। सोचो तुम फिजिक्स में भी पढ़ गए, फिर भी यहां पढ़ रहे हो, फिर भी जान रहा हूं कि जब क्वेश्चन दूंगा ना अटेम्प्ट करने में सर हालत टाइट हो जाती है, क्वेश्चन नहीं हो पाता है। ये देख लो, पिकोमीटर की बात करता हूं, ध्यान सुना। 1 पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12 मीटर। अब सर इसको कैसे कन्वर्ट करूं? अब मीटर में आ गया, मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूं? तो बेटा साइड में कहीं लिख लो, 1 मिलीमीटर कितना होता है? 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। सर इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? अब ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको चीजें रिवाइज होंगी, चीजें पता होंगी कि सर ऐसा कर सकता हूं। 10 की पावर -12 इंटू 1 मीटर ये लिख सकते हैं। अब सर ये देख लो, 10 की पावर -9, 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -9 मिलीमीटर होता है। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -9 मिलीमीटर होता है। ये कैसे किया? पिको को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मीटर को भैया, मीटर ऐसा यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब मीटर का रिलेशन मिलीमीटर से डिफाइन किया। सर यहां देख लो, 1 मिलीमीटर इतना होता है, तो 1 मीटर कितना होगा? ये इधर जाएगा। 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है? पुट कर दो, निकाल लोगे सर, हो जाएगा। सर ये देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का है। तुमको लगेगा सर अरे सर ये आउट ऑफ सिलेबस करा रहे, मुझे शौक नहीं है भाई साहब, मैं अपनी इज्जत बचा रहा हूं कि भैया कोई ये ना बोल दे। मुझे पता है आपने फिजिक्स में किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे बताना है, क्योंकि भाई साहब अगले साल हाँ कहीं पता चला सर ऐसे तो किलोमीटर कितना होगा। सर अब यहां पर सोच लो, 1 किलोमीटर इज व्हाट? 10 की पावर 3 मीटर। तो सर 1 मीटर कितना होगा? 1 मीटर कितना होगा? 1 मीटर कितना होगा? सर 10 की पावर -3 किलोमीटर। 1 मीटर कितना होगा? सर ये देख लो, लिख सकता हूं सर 1 पिकोमीटर, जहां तक मैं देख रहा हूं 10 की पावर -15 किलोमीटर। सर ये देख लो, यहां पर 10 की पावर -9 मिलीमीटर और 10 की पावर, लिख पाएगा? सर देख रहा है। अब तुझको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, मैं नहीं इसीलिए करवाया। तुमको क्या लग रहा है मुझे क्या मजा आएगा साइंटिफिक नोटेशन करा के, मुझे क्या मजा आएगा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स करा के? बट एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया है, और एज अ टीचर मेरा काम है भाई। कुछ लोग ऐसे महानुभाव हैं जो भाई फिजिक्स की चीजों को केमिस्ट्री में यूज नहीं करते, केमिस्ट्री की चीजों को फिजिक्स में यूज नहीं करते। उनके हिसाब से केमिस्ट्री के मास्टर ने बेसिक मैथ नहीं पढ़ाया, इसलिए सब नहीं करूंगा मैं। अदरवाइज आप फिजिक्स में भी ये पावर का गेम जान चुके, एक्सपोनेंट का गेम जान चुके हैं, कर सकते हैं, कर पाएंगे सर, कर पाएंगे पक्का। एनसीईआरटी में कहां है? एनसीईआरटी कहां है मेरी? इधर एनसीईआरटी कौन बोल रहा है? कहां है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाए, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में जाएगा ना बाबू। एनसीईआरटी कहां है भाई, कहां गया? एक्सरसाइज में 1.21 करेगा ना, 1.21, तो वहां से मिल जाएगा। 1.21 का क्वेश्चन देखेगा, उसमें मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। ये देख, ये देखो, ये एक बात बताओ, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन याद रखना बेटा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या फिर 10 की पावर +3 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को सीसी बोल देते हैं, या इसी को एमएल बोल देते हैं। ये कन्वर्जन के लिए बेटा याद रखना, बहुत ज्यादा काम आता है। इस एनसीईआरटी में देखोगे भैया इतना ज्यादा डिटेल में वैसे नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इस तरह बता दे रहा हूं। 1 लीटर वॉल्यूम है तो उसको 1 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, उसको 10 की पावर -3 मीटर क्यूब बोलते हैं, या 10 की पावर +3 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोल देते हैं या एमएल बोल देते हैं। यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना। अब देखो सामने वाला तुमको अभी जब, जैसे कल मैं गैसियस इक्वेशन कराऊंगा, तो गैसियस इक्वेशन में वॉल्यूम दे दूंगा तुमको एमएल में, वॉल्यूम दे दूंगा एमएल में, और भैया आइडियल गैस में आपको जब पुट करना है तो वहां पर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा मुझे बताओ? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? सर एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं? सर मीटर क्यूब होता है।
ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। अब मुझे बता दो, यहां पर मैं बोल रहा हूं 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच लीटर, 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। सर 1 लीटर इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। बता सकते हो? सर ये कन्वर्जन कैसे करोगे? तुमको ये याद रहता है, लेकिन इससे ये कैसे एग्जाम में पुट करेगा? बता सकता है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 सेकंड में आंसर आएगा। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच लीटर क्यूब। बता सकता है? कैसे बनाएगा? अगर तुमको यह पता है कि इधर से इधर जाने के लिए 10⁻³ से सर ने मल्टीप्लाई किया, 1 को मीटर क्यूब में ले जाना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, तो उधर से इधर आना है तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। सर 10⁻³ से जब डिवाइड करेंगे तो सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। सर यहां पर देख लो, इधर देख लो, इतना सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब कितना होगा? सर ये 10⁻³ अपॉन 10⁻³ सर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये इधर चला गया। सर 1 मीटर क्यूब, सर 1 मीटर क्यूब कितना डेसीमीटर क्यूब? 1/10⁻। सर ये लिख पाएगा? कन्वर्जन आ पाएगा? सर ये देखना है, इसके लिए मैं तुमको यूज करवा रहा हूं। कुछ ऐसे महानुभाव हैं कि सर ये सब दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। बेटा ज्यादा दूर नहीं जाना, कल से ही चालू हो जाएगा। जिनको लग रहा है कि सर इतना बेसिक, ये बेसिक्स इसलिए करा रहा हूं बेटा, मुझे अपने पाप धुलने हैं। तो हो सकता है ना कल एक यूज कर दूं तो बोलेगा है ये कैसे हो जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा कन्वर्जन कैसे हो जा रहा है, ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं मास्टर। हो पाएगा? सर इधर से इधर जाते टाइम आपने इससे मल्टीप्लाई, तो इधर से इधर जाते टाइम डिवाइड, इधर से इधर जाते टाइम भैया इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, इससे भैया अपना अपना डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कर लो। श्योर है? डन? कोई भी चीज अगर आप करते हो तो भैया याद करो। अब जैसे कुछ लोग होंगे, देख लो 1 मीटर क्यूब, या तो आपको पता हो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तब तो सीधा सीधा निकाल लीजिए, नहीं तो भैया लटके रहिए। सिमिलरली एक डेंसिटी का रिलेशन होता है। डेंसिटी बेटा क्या होती है मुझे बताओगे? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब भैया देखना, ऐसा यूनिट देखोगे डेंसिटी का, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी देखोगे तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है? सर मास को केजी में ले लो और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लो, केजी पर मीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट में होता नहीं है, डेंसिटी हमारी जिंदगी में ऐसा यूनिट में चलती नहीं है। सर सुनना, अरे जो रॉन्ग वाले हैं बेटा इंतजार करो, इसीलिए बोला, फिर से बोला एक्सप्लेन करिए कैसे डिवाइड हो गया। भैया फिर तो यहां पर क्या कर रहे थे बाबू? ये क्या हो रहा था? यही तो चीज करवा रहा था, इधर से जाते टाइम मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा बेटा, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं ऐसे करके। सर देख लीजिएगा, थोड़ा घर पे जिन लोगों को यूनिट कन्वर्जन की दिक्कत आ रही है भाई साहब, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा बाबू, ये सब चीजें कैसे की जाती हैं, ये कैसे, इसको मैंने शायद लेक्चर 5 में भी करवाया था, सेम चीज लेक्चर 5 में भी करवाया था, लेक्चर 6 में भी शायद करवाया था जब मोल का कन्वर्जन कराने वाला था। पर ऐसा यूनिट, अगर आप डेंसिटी का सीजीएस यूनिट देखेंगे ना, तो सीजीएस यूनिट भी देखेंगे तो सीजीएस यूनिट डेंसिटी का होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर या ग्राम पर एमएल लिखा होता है। अब दोनों के बीच का रिलेशन याद रखना। सर दोनों के बीच का रिलेशन याद रखना क्या होता है? सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बात बताओ, मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, एक बार केजी में कन्वर्ट करना है। केजी कितना? केजी पर मीटर क्यूब होगा। अगर मुझे ऐसा कन्वर्ट करना है, सर ऐसे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा केजी में? अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, कुछ लोग तड़प जाएंगे, बोलेंगे ना ना गलत है। ऐसे डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर ग्राम से, सर ग्राम से केजी में जा रहे हैं और 1000 से मल्टीप्लाई। बेटा यहीं पर गलती कर रहे हो, ध्यान से देखना। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। सर 1 ग्राम कितना केजी होता है? 1 ग्राम को आप लिखेंगे 10⁻³ केजी होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिखेंगे सर
कुछ लोगों को ये रिजल्ट डायरेक्ट याद ही नहीं रहता, वो बोलते हैं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ग्राम से केजी में जा रहे 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा ग्राम से केजी में गए 1000 से डिवाइड होता है, बट सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है सर, थोड़ी देर पहले ही बताया है ये कन्वर्जन, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर में करते हो, ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर में करते हो तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है। सर हो जाएगा। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सर डरना नहीं है कि भैया यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, कहीं पर पानी की डेंसिटी दी हुई है, मान लो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड दिया हुआ है, भाई प्लीज देख लेना, ये सारी बेसिक चीजें इसीलिए कराई जा रही है कि आपको पता हो कि भैया आगे जाके कन्वर्जन आएंगे, ऐसा यूनिट में आए तो भैया इसको 2 × 1000 आप केजी पर मीटर क्यूब में लिख सकते हो। अगर किसी डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर कहीं दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड 2 kg 4 kg पर मीटर क्यूब दिया है, तो बेटा आप इसको लिख सकते हो 4 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? बेटा यूनिट कन्वर्जन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस के साथ कैसे वेरी करता है, ध्यान से देख लीजिएगा। डन? हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम इजी सी चीज है। मैं जानता हूं बेटा जिनको बेसिक्स आता है उनको ये टाइम पास ही लग रहा होगा, लेकिन भाई तब भी मैं लिख रहा हूं, इसमें भी बहुत सारे लोग अभी होंगे जिनको यही नहीं पता चल रहा कि इधर से जाते टाइम 1000 से, सर ये लिख सकते हो कि नहीं 1 kg पर मीटर क्यूब अगर लिखना हो तो सर 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। सर आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये तो अपने आप आ जाता है, ये तो अपने आप आ जाएगा, ये तो अपने आप आ जाएगा। तो बेटा ट्राई कीजिएगा यूनिट कन्वर्जन में एनसीईआरटी के, आज मैं एनसीईआरटी जितना मैं होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी का, उतने पेज तक उतने टॉपिक तक पढ़ना है, उतने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको पता चले साइड बाय साइड एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर पाए। ठीक है, कोशिश करिएगा भैया यूनिट कन्वर्जन में जैसे डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सब का छोटा छोटा रिलेशन होता है, छोटा छोटा रिलेशंस होते हैं, इन सबको छोटी छोटी बातें होती है, याद रख सकते हैं पक्का। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस राउंडिंग ऑफ, मेरी तरफ से जो बेसिक मैथ मुझे जो चाहिए था आप लोगों से, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस राउंडिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। सोचो मेरा जो बेसिक मैथ ऑफ केमिस्ट्री है भाई साहब, जो बेसिक मैथ्स ऑफ केमिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूं, कल से अभी तक बता रहा हूं, उसका एक ही यूज था मेरी लाइफ में। मैंने बेसिक मैथ्स ऑफ केमिस्ट्री, देखो 4 चीजें मुझे बतानी थी बेसिक मैथ में। एक सिग्निफिकेंट फिगर बताना था, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने थे, ये बेसिक मैथ में काउंट होता है। सर राउंडिंग ऑफ बताना था मुझे, आपको राउंडिंग ऑफ बताना था। सर न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बताने थे। ये मैं आपको बस बता रहा हूं, ये बेसिक मैथ केमिस्ट्री की जो आपको रिक्वायर्ड है। साइंटिफिक नोटेशन बताना था, और एनसीईआरटी में जो यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन या एनसीईआरटी में इसका नाम होता है डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो कन्वर्जन होता है डायमेंशनल एनालिसिस, बेटा ये देख लेना, मेरी तरफ से मैंने आपको करा दिया है, मेरी तरफ से आपको मैंने करा दिया है। क्योंकि बेटा अगर आप इसको यूनिट डायमेंशन, ये आपको बेसिक मैथ्स चाहिए, क्योंकि बेटा अब आपको यूज करना है, ये यूज करने आना चाहिए। कहीं पर कल क्वेश्चन दिया कि 1 कैलोरी इज 4.184 जूल, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल इज 1. ऐसे कैलोरी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि सर बेहोशी आ गई, सर कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे लिख दिए। बेटा ये पता होना चाहिए, इधर से जाते टाइम आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आते टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर लिख रहा हूं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि 1 टॉर अगर दिया है सर ने, तो भैया ये 1/760 ATM लिखना पड़ेगा सर 1 से। अगर एक का रिलेशन पता है, बाकी सब चीजें रिलेट कर सकते। आप एग्जाम हॉल में ये याद करके जाते, ये याद करके जाते, बाकी कन्वर्जन आप खुद से कर लेते। कर पाएंगे? श्योर हो? अब फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये 5 चीजें मुझे एनसीईआरटी में दी गई थी, कल से मैं इन्हीं सब चीजों पे लगा हुआ था। राउंडिंग ऑफ, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन, यूनिट कन्वर्जन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बेसिक मैथ्स की जो आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। क्योंकि उसमें आंसर ऐसा नहीं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, आप ऑब्वियस है क्लास 11 12 पास हैं यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बेसिक चीज याद रखिएगा।
जब आपको एडिशन करने के लिए बोला जाए, मैं आपको एडिशन करने के लिए दे रहा हूं, अगर मैं आपको एडिशन करने के लिए दूं, इसका एडिशन करिए, क्या आंसर आएगा? प्लीज बेटा फटाफट कर लो, बस लास्ट बेसिक बेसिक चीजों का लास्ट ही कर रहे हैं बेटा, आज लास्ट हो जाएगा, कल से बेटा गैसियस चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, बेसिक चीजें फिनिश हो जाएंगी आज, तो बेटा दिक्कत नहीं आएंगी, कल से फिर न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। आज ये छोटी छोटी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे बतानी है आपको। क्या होगा सर, क्या होगा? अगर आप इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सर, ये देख लो कितना आ जाएगा, 5 और 4 3 7 2 9, ये कितना हो गया 3 13। सर इसका ना आप आंसर क्या लिखोगे? करेक्ट आंसर पता है कितना होगा? करेक्ट आंसर अगर एग्जाम हॉल में बोलेगा तो करेक्ट आंसर पता है कितना होगा? सर याद रखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो करेक्ट आंसर होता है, करेक्ट आंसर should have least decimal place, याद रखिएगा, out of given numbers in case of एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बेटा याद रखना, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर बेटा ये नहीं होगा। अगर आप इसका करेक्ट आंसर ये लिख रहे हो 13.3954, बेटा ये गलत आंसर हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये है ही नहीं, इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। इसका करेक्ट आंसर निकालने जाओगे तो बेटा इसका करेक्ट आंसर देखो कैसे निकालना, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं। डेसिमल के बाद कितना प्लेस है? 2 डेसिमल प्लेस। सर ये कितना है? 4 डेसिमल प्लेस। तुमको लगता हो ये सब इतना छोटा क्वेश्चन? बेटा जाके देखोगे 2020 में, हाँ मणिपुर का एक जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था। तुमको लगता होगा कि मास्टर टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है अगले साल एग्जाम दे तब याद करें कि हाँ मास्टर ने चिल्ला चिल्ला के बताया था, सर ने गैसियस स्टेट रोक रखा है ये बेसिक चीजें कराने के लिए। सोचो मेरा अदरवाइज मोल हो चुका है, मैं जब चाहूं गैसियस स्टेट पे जा सकता हूं, स्टोइकोमेट्री पे जा सकता हूं, बट मैंने रोक रखा है, नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक भाई साहब, अगर मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा ना कोई भाव नहीं देगा। अगर मैं चाहता इसको लास्ट में पढ़ाता ना कोई भाव नहीं देता, कोई सीरियस लेता ही नहीं। आज मैं इसलिए सीरियस करा रहा हूं, बीच में इसलिए करा रहा हूं कि आप इसको सीरियस लो बेटा। आंसर शुड बी, करेक्ट आंसर शुड बी, शुड हैव, तो कितना होना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। करेक्ट आंसर शुड हैव 2 डेसिमल प्लेस। तो भैया इसका करेक्ट आंसर देखोगे तो आप 2 डेसिमल प्लेस तक देखोगे, और 2 डेसिमल प्लेस मतलब याद करो सर, याद करो, करेक्ट आंसर जो लोग 13.4 कह रहे वो भी गलत है। जितने लोग 13.4 कह रहे थे बेटा, अगर तुम 13.4 इसका आंसर टिक मारोगे ये भी गड़बड़ आंसर है, ये भी गलत आंसर है। 13.40 इज द करेक्ट आंसर। सर आपको लगता है यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, देयर इज अ करेक्ट आंसर ये है, ये गलत आंसर है 13.4। आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातों का। राउंड ऑफ करने गए, आपको पता चल गया मुझे इसको उड़ाना है, कल राउंड ऑफ करने के टाइम पे आपको सिखाया गया था जिस डिजिट को आपको उड़ाना है देख लो, 5 बीच में आ रहा है, सीधा पहले वाले डिजिट को +1 कर दो, आंसर आ जाएगा। 13.4 इज नॉट द करेक्ट आंसर बेटा, 13.40, 13.40 इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा सर, ये देख लो सर, आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सब कोई, अरे सर ये देखो सर ये क्या है सर, ये अगर देखो क्या, इसको ये लो, इसका आंसर मैं पूछ रहा हूं, बताओ इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताना भाई साहब, चलो ट्राई करो करेक्ट आंसर। एडिशन सब्ट्रैक्शन बेटा बहुत सिंपल सी चीज मैं तुमको बता रहा हूं, ये बताते टाइम तुम्हें मुझे भी हंसी आ रही है कि मैं ये बता रहा हूं, बट इसमें भी लॉजिक है भाई, इसका भी आंसर है ये, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 13.40। इसके केस में कितना आएगा? इसके केस में कितना आएगा? इसके केस में कितना आएगा सर? इसके केस में देखोगे तो यहां पर भैया 2 से 2 चला गया, ये 0 से 0, ये 9, 5.902 आ गया।
कितने लोग हैं जिनको पता चल गया? करेक्ट आंसर कितना? 5.902 आ गया। अब भैया यहां पर कितना डेसिमल प्लेस है? सर डेसिमल प्लेस देख लो, 3 डेसिमल प्लेस है। मैं ये लिख रहा हूं, एग्जाम हॉल में थोड़े ना लिखना है यार, ये सब तो भैया प्रैक्टिस करके चले जाओ। ये तुमको पता चल गया कि ये 2 डेसिमल प्लेस है। सर ये 2 डेसिमल प्लेस है। सर करेक्ट आंसर देखिएगा 2 डेसिमल प्लेस का, ये करेक्ट आंसर नहीं है। सर क्या ये करेक्ट आंसर है? ये भी नहीं है। सर करेक्ट आंसर देखोगे 5.90 हो पाएगा? कुछ तो भाई, कुछ लोगों का, मैं तो तुमको ये सिखा रहा हूं आंसर लिखना, कुछ लोगों का तो मैथ्स इतना स्ट्रांग है, 6.1 आया था भाई। कुछ लोगों का मैथ 6.0 भी आ गया था, कुछ लोगों का तो 6.02 आ गया था। कुछ लोगों का मैथ इतना स्ट्रांग है। तुमको लग रहा है मैं तो तुमको आंसर लिखना सिखा रहा हूं, करेक्ट आंसर बताना। कुछ लोग का तो मैथ्स इतना सुरमा, ऐसा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब सारे सारे के सारे एडजेक्टिव कम पड़ जाएंगे उनके ऊपर, इतना शानदार मैथ्स है। एडिशन सब्ट्रैक्शन है बेटा, याद रखिएगा करेक्ट आंसर शुड हैव लीस्ट डेसिमल प्लेस आउट ऑफ द गिवन नंबर। जितने गिवन नंबर्स हैं, जैसे 2 4 3, तो 2 4 3 में से सबसे कम वाला 2 है, तो 2 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए। यहां 3 और 2 है, तो 2 वाला आंसर चाहिए अपने पास। ठीक है, श्योर है? पक्का श्योर है? चलो आगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो भैया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते टाइम, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते टाइम ध्यान रखना। पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन टाइम ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होता है? सर यहां पर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जब भी करेंगे तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए, करेक्ट आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन, ऐसे लिख देता हूं, शुड बी रिपोर्टेड इन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आउट ऑफ गिवन नंबर्स। इनके केस में भैया आउट ऑफ, जैसे मैं तुमको एक आंसर दे दूं, ये देखो 6.022 इंटू 3.14, इसका आंसर कितना आएगा यार? एक तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना होगा कैलकुलेट करके, कितना आएगा? इसका करेक्ट आंसर बताओगे, करेक्ट आंसर कितना होगा? अगर आप इसके बारे में बात करो, करेक्ट आंसर कितना होगा? अगर तुमसे बोला जाए कि भैया ये बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा यार, मैंने भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा दे दिया, कितना होगा इसका आंसर? इसके केस में बेटा डेसिमल प्लेस नहीं देखते, इसके केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते। पर यहां पर देखोगे ना, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहां पर देखोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सर इसका आंसर कितना है भाई? कैलकुलेट तो कर। मोबाइल नहीं है तो मजाक उड़ा रहा है तुम। कितना आ रहा है? अबे पूरा आंसर बताना, मैं उसमें से काट के बताऊंगा। 18.90908, 18.90908, यही है, यही है क्या? हाँ 90908। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर में देखोगे तो यहां 4 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। करेक्ट आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब 1 2 3, यहीं पर रोकना पड़ेगा। 1 2 3, तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18.9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 18.9 हो जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, 18.9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 18.9 हो जाएगा। तो जब तुम देख रहे हो फोन खरीद लो, मन नहीं है भाई, बहुत मुश्किल से टाइम निकला है मेरे पास, और क्या मन नहीं कर रहा खरीदने का यार। मैं सोच रहा हूं 20 प्रो मैक्स लूंगा। अब आईफोन, एप्पल वालों को मैसेज किया है कि जल्दी जल्दी लॉन्च करो। अरे मन नहीं कर रहा यार, सस्ते में काम चल रहा है, उधारी वाले फोन पे काम चल रहा है लोग। अरे सच बता रहा हूं, अरे मैं अभी कल कहीं पे घूम रहा था, तो मुझे बिना फोन के मैं घूम रहा था। मैं उसको बोला, मैंने कहा भाई, बोल रहा है कि भैया इतनी गरीबी है। मैंने कहा बस भाई, वो सच में डोनेट करने वाला था मुझे फोन, कि ले लीजिए आप। चलो, बिना मोबाइल के होने पे भी बड़ा फायदा है। एक तो मुझे रॉ का एजेंट समझ गया, बोल रहा है कि बिना मोबाइल के, ये भी छोटा वाला मोबाइल लेके घूम रहे हैं आप, पक्का ये रॉ के एजेंट है, तभी भैया इनको, हाँ इनके पास मोबाइल नहीं है। अरे सच बता रहा, फोटो कैसे लेते मोबाइल पे? लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज कर रहा, लैपटॉप है, आईपैड है, तो उन सब पे यूज कर रहा। व्हाट्सएप उस पर खोल रखा है, तो मैसेज करते व्हाट्सएप रिप्लाई उस पर आता है। इंस्टाग्राम पे
वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ऑब्वियस है भाई, रील नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। और क्या, डांस करके रील बनाने का बहुत शौक है हमारे अंदर भी, ब्लॉग करने का, आजकल चलता नहीं है। हेलो गाइज, अरे सच बता अभी मैं तो कल परसों से टहल रहा था ऐसे, अब वो छोटा फोन है, उसका क्या इज्जत है आज के टाइम पे। हाँ, जो सिक्योरिटी गार्ड जो मॉल वॉल में जॉब करते हैं उससे ज्यादा बड़ा फोन लेके घूम रहे हैं भाई, वो भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं भाई कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। हाँ, एक तो सोच रहा है कि दिमागी रूप से गायब हो चुके हैं, तभी इतना छोटा फोन इनको घर वालों ने दिया है। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा 18.9। एक बार देखना, अगर मैं तुझको ये डिवाइड करने के लिए देता, ये देखना, आ, ये ले, 15.0312 डिवाइडेड बाय 3.124, इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर बताना, करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर निकालने जाओगे तो करेक्ट आंसर बताओ, डिवीजन करना हो चाहे मल्टीप्लीकेशन करना हो, भैया करेक्ट आंसर बताओ। 15.0312, 3.124, भाई मुझे भी आंसर बता देना, मैंने ऐसी बस मन मर्जी से लिख दिया है, जल्दी जल्दी चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और क्या, ये देख, 15.0312, 3.124, क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसकी कैलकुलेशन करोगे कितना आ रहा है सर? रुक जा यार, बहुत तेजी, 4.811 5236, 4.8115236, ये करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। यहां पर कितना डे सिग्निफिकेंट फिगर है? यहां पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेरा आंसर भैया किसमें होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। आंसर कैलकुलेट करूंगा 4.812, आंसर करेक्ट आंसर आएगा 4.812 आ जाएगा सर, 4.812 आ जाएगा। कितना आएगा? यही आएगा, जितना आए देख लो, ये आ जाएगा। सर मैंने क्या किया भैया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट किया भैया, इन सबको उड़ा दिया, और इन सबको उड़ाते टाइम राउंड ऑफ करना कल ही सिखाया था, आंसर आ जाएगा। 4.811 नहीं है आंसर, 4.812। एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे इतना बड़ा कैलकुलेशन? पहली बात, इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा नहीं, और इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, पता है कैसे? क्वेश्चन दूं, कर लेगा। इसके क्वेश्चन पूछने का आंसर ये नहीं होता कैलकुलेट करके आंसर बताओ, अदरवाइज भाई इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन होता है, ये देखो, आंसर बताना, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? पाई की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर की होगी, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू अभी तक एक पूरी बुक लिखी जा सकती है पाई की वैल्यू निकालते टाइम। सर यहां पर देखोगे इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बता सकते हो? इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? इसका आंसर कितना लिखेंगे? 16 पॉइंट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है सर, इसमें कितना होगा? 1 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, सर यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कैसे? एक ही डेसिमल प्लेस तक लोगे सर, इसका वैल्यू होगा 16.7254। करेक्ट आंसर कितना होगा? करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा? 16.7, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछने वाला ये सब क्वेश्चन पूछेगा सर। ये देख, इसके केस में यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर देखिएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां पर देखेगा तो यहां पर कितना? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका कितना है सर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहां पर देखिएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसका सब्ट्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा सर? जो भी आएगा कितना आएगा? 18 पॉइंट, अरे यार 396, 3 और 94, 13, 9, 18.9, सर ये आएगा। करेक्ट आंसर देखोगे इसका तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, डेसिमल प्लेस में देखोगे तो करेक्ट आंसर 18.9 आएगा, 18.9 आएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, पक्का निकल जाएगा, डन हो जाएगा सर, श्योर है। अब सबका निकाल दो भाई, सबका निकाल दो, आप सबका निकाल दो भैया, ये वाला सारा का सारा
ए बी सी डी ये सबके निकाल सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्वेश्चन में तुमसे कैलकुलेशन नहीं पूछेगा कि इसका कैलकुलेशन करके बताओ, इसका कैलकुलेशन करके बताओ, कैलकुलेशन कोई नहीं पूछ रहा। तुमसे ये जरूर पूछ लेगा कि भैया कैलकुलेशन ना पूछ के ये पूछ लेगा कि इसका आंसर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। तो सबके आंसर्स बता सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। श्योर है? पक्का? कौन सा रॉन्ग हो गया भाई? 18.8 होगा। अच्छा अच्छा, अरे यार ठीक है गाइज, ओके ओके ओके। हाँ 12 में से 8 के, अच्छा सॉरी सॉरी 18.8। ओह माय गॉड, देख रहे हैं गाइज 18.8 का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई खुद से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तुम्हारी तरह कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं, शर्म करो बे। हाँ शर्म करो। चलो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन ऐसा आता है, इसमें देखेंगे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें होती है। बेटा ध्यान सुनना आप, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं सब बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटा छोटा चीज चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अबे सुनना, जी में बेटा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, याद करिएगा कल ही रूल बताया है, जब तक डेसिमल नहीं दिया है तो भैया डेसिमल लास्ट वाले जीरो काउंट नहीं किए जाते, लास्ट वाले डेसिमल काउंट, लास्ट वाले जीरो काउंट नहीं किए जाते। ठीक है? हाँ, लास्ट वाले डेसिमल काउंट नहीं किए जाते। ठीक है? चलो ये देखो, आ जाओ आ जाओ, सत्संग सुना रहा हूं, सत्संग सुन लो भैया, आधे घंटा बहुत काम का है। सत्संग देखना, बहुत हार्ड चीज पढ़ा दूंगा, ये सब एनसीईआरटी में। आज एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा, आज ज्यादा डीपी का होमवर्क नहीं है, डीपी में बहुत छोटा छोटा होमवर्क है। आज एनसीईआरटी का होमवर्क अच्छा खासा होगा, प्लीज जाके अटेंड कीजिएगा। जब होमवर्क लिख के दूंगा तो उस टाइम में प्लीज देखिएगा। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होते हैं, इतनी हाई फाई बात अगर मैं नहीं बताता तो भी आपको पता होती, बट मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टीज बेटा दो टाइप की होती हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे आपने मुझको देखा, कुछ लोग होते हैं ना भाई साहब, देख के ही बता देते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आपके बाल, बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये मैं दिख नहीं रहा होगा तुमको, ये क्योंकि अब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है। मेरी सुनहरी जुल्फे जो हैं बेटा आपको दिख नहीं रही होंगी, ठीक है? वो दिखेंगी कब? जब आपका सिलेक्शन होगा। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कैसे? जिनके लिए आपको मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है, मेरी कंपोजिशन चेंज नहीं करनी है, जैसे कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर, ये सीधा सीधा आप किसी का भी निकाल सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको बोलते हैं जो सीधा सीधा बिना उसकी कंपोजिशन, बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज की हुई आप बता सकते हैं। जैसे आप मेरे बारे में बता सकते हैं कि सर जो है, हाँ सर के दो हाथ हैं, दो आंख हैं, दो कान है, एक नाक है, बताओ एक ही नाक दिया है, बताओ। इतना सारा बोलना है, एक ही मुंह दिया है, ज्यादा देना चाहिए था। देख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि बेटा आपके पास जिनके लिए आपका कंपोजिशन चेंज नहीं करना है, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर, इसके लिए भैया आपको रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी के बंदे के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के बता देते हो कि भैया ये कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं। जैसे हम लोग होता है ना कि भाई राह चलते कमेंटबाजी कर रहे होते हैं, हम इंडिया के लोगों का अलग ही सिस्टम है। हम लोग देख नहीं रहे, बोल तो रहा हूं कि भाई छोटा मोबाइल लेके चल रहा, उस पर भी लोग कमेंट पास कर रहे हैं कि देखिए, हाँ बोल रहा है। एक तो भाई मैं, हम आपस में, मैं आपस में दोस्त आपस में मजाक उड़ा, मैं कहा यार एक बंदा सोच रहा होगा कि देखो कितना गरीब इंसान है, बाल भी नहीं है इसके, फोन भी नहीं है इसका, ठीक है? बताओ, भगवान ने दिया है तो दाढ़ी दे दी है, वो भी इतनी घनी दाढ़ी दे दी है बेचारे का, बताओ पैसा नहीं है, ठीक है? सोच रहा है फोन भी नहीं है, बाल भी नहीं है, कितना गरीबी है। ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि भैया जिसके लिए आपको रिएक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, क्लास में देखना पड़ेगा कि मास्टर है कैसा। जैसे मतलब होता है कुछ लोगों को देख के दूर से लगता है, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भैया जैसे आप देखेंगे तो यहां पर जब तक आप रिएक्ट नहीं करा रहे, जैसे एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया, पीएच हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं सर? केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, जिसके लिए आपको रिएक्शन करना पड़ता है, कंपोजिशन और चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कैसा है। अब जैसे कुछ होंगे जो दूर से देखेंगे बोलेंगे यार यार, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो ऑफलाइन में ये फायदा होता था मुझे, डे वन पे भाई साहब पूरी क्लास शांत रहती थी, और मैं जाता भी ऐसे ही था, एकदम होता है ना भाई साहब, फुल स्लीव पहना, उसको रोल करके इसे साइड में। हाँ मतलब ऑफलाइन में तो बड़ा फायदा होता था इस लुक का, एकदम पूरी क्लास शांत रहती थी। जो लोग महाराष्ट्र में या नांदेड़ साइड से बिलोंग करते, एक ऑफलाइन क्लास में 700-800 बच्चे होते थे, और मैं घुसता था भाई, पूरी क्लास शांत, उनको लगता था भाई बहुत, हाँ बहुत खतरनाक इंसान है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का फायदा होता है, देख रहे हो?
पैसा डोले सोले लेके मैं घुसता था भाई साहब, हाथ में लैपटॉप और एकदम कान में माइक लगा के, सब शांत। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होने, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए बेटा देखते हो क्लास में कुछ लोग तो ऐसे ही देख के डरते रहते हैं कि अबे भाई बहुत तगड़ा मास्टर होगा, ठीक है, जब तक क्लास में नहीं आएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज तब पता चलती है जब आप रिएक्ट करते हो, आप सामने वाले से इंटरेक्ट करते हो, तो पता चलता है कि अबे यार हाँ ये तो भाई अपना ही टाइप का आदमी लग रहा है, इसकी भी जिंदगी हम ही लोगों की तरह है, गलती से मास्टर बन गया है, ठीक है। और क्या, इसको सारी बातें पता चल रही हैं, कब कौन सी चीजें हो रही हैं हम लोगों के साथ, ठीक है। अरे सच बता रहा, हाँ, मैं मैं जहां भी जाता, अरे मेरा देखो, मोटापा मोटापा किसने बोला बेटा, ये मोटापा है ही नहीं, मैं सॉल्यूशन चैप्टर में बताऊंगा तुमको, ये घर पे लिख लेना यार, इसको क्या लिखना है भाई, इसको भी लिखना है क्या तुमको, घर पे आराम से बैठ के लिख लेना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, और लिखना भी है तो 2 लाइन का डेफिनेशन है, लिख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे देख के पता चल जाए उसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके लिए जिसके लिए चेंज करना पड़े, तो उसको बोलते हैं कि भैया एसिडिटी होती है, बेसिडिटी होती है, कंबस्टिबिलिटी होती है, हो जाएगा सर, श्योर है, डन, पक्का। तो चलिए ये देखोगे, ये छोटी छोटी एनसीईआरटी की बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में एक चीज और बहुत तगड़ी दी हुई है, ओह माय गॉड, मास और वेट दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं मास और वेट को बराबर ले लेते हैं, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये बात अगर मैं नहीं बताता तो शायद तुम लोगों को पता भी नहीं चलती। थैंक यू बोलो मुझे कि मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट होता है। जैसे 1 किलो आलू लिया तो 1 केजी आलू जो होगा, 4 5 10 आलू, वो आलू है, वो मास है उसका। सर उसको लेके जब चलना शुरू करेंगे, हाँ जब चिंटू चला एम्स उसको लेके चलना शुरू करेगा हाथ में रख के, ये थैला जब लटकेगा उसके अंदर जब 2 4 आलू होगा तो उसका एक वेट लगता है, जो फोर्स एक्सर्टेड बाई ग्रेविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, बट वेट क्या होता है सर, वेट क्या करता है, वेरी करता है। जैसे मैं देख रहा था एक बहुत बड़े कॉमेडियन भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं गलत प्लेनेट पे हो गया, कि मेरा मास यहां पर 150 केजी है, मैं भैया अर्थ पे 150 केजी है, मैं मून पे चला जाऊंगा तो भाई मून पे जाके कितना हो जाऊंगा, फिर कम हो जाऊंगा। सर मार्स पे चला जाऊंगा तो और कम हो जाऊंगा। उनको पता ही नहीं है कि मास कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, वेट वेरी करता है। लेकिन चलो भाई, उस पे भी लोग हंस रहे थे, और मैं हंसी आ रही थी कि भाई देखो साइंस कितना कम जानते हैं लोग, इतना फ्री में यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी साइंस की ये हालत हो रखी है। सोचो वो जोक बना पड़ा है वो, मुझे किसी मतलब साइंस मतलब आदमी बोल रहा है कि मैं 150 किलो का यहां पर हूं, ठीक है, मैं मार्स पे चला जाऊंगा, मून पे चला जाऊं, भाई तो चला जा, तेरे पास पैसे हैं, इलॉन मस्क को बोलो सबको, सब मोटे लोगों को ओलंपिक देने की जरूरत ही नहीं है, उठा के ले जाओ मून पे, उठा के लेके आ जाओ, ठीक है। तो मास और वेट के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा, कि ध्यान रखें। हाँ सब समझ गए, इसका मतलब सब के सब कॉमेडी शो देख रहे हैं, पढ़ाई कोई कर नहीं रहा, फिर पूछ रहे पढ़ने का कैसे करें मैनेज। हाँ देखो सबको पता है इंडिया गॉट लेटेंट है, तुम्हारे अंदर का, हाँ तुम्हारा अंदर का खून कब खौलेगा रे, कब खौलेगा भाई, इंडिया गॉट लेटेंट, तुम कब बनेगा लेटेंट से टैलेंट, ठीक है। मैं तुमको बस बता रहा हूं कि मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेट वेरी करता है। वो भैया अब ऐसे तो मशीन ही फॉल्टी बना दो, मून पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद की एक मशीन रख रखी है, उसमें भैया 150 को 50 किलो दिखाता है, खुश रहता हूं मैं, इसीलिए मैं आज तक वेट पे काम नहीं करता, क्योंकि उस पर वेट ही दिखाता है गलत। फॉल्टी मशीन रख लो, उसको मून पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो चलो देखो, तो ये एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा कि मास क्या है। एसआई यूनिट ऑफ मास आप सबको पता है कि एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है। सर एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, चलो एक क्वेश्चन करो यार, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ, 1 kg इज हाउ मेनी नैनोग्राम, ये क्वेश्चन करके दिखाना। 1 kg इज हाउ मच नैनोग्राम, बहुत देर से सत्संग सुन रहे हो, जल्दी बताओ इसका आंसर। 1 kg इज हाउ मच नैनोग्राम। कल से बेटा आइडियल गैस इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आइडियल गैस इक्वेशन कल से हम लोग करेंगे। सर ये देखो क्या होगा, 1 kg से, 1 kg इज हाउ मच नैनोग्राम, कितना के 1 kg कितना नैनोग्राम होगा, बता सकते हो क्या होगा।
कितना होगा सर? 1 kg को कितना नैनोग्राम बोलेंगे? 1 kg बेटा कितना होगा सर? 10³ ग्राम। सर 1 नैनोग्राम इज इक्वल्स टू सर 10⁻⁻9 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या सर? 1 kg बेटा एनसीईआरटी के आज क्वेश्चन जो होमवर्क में दूंगा उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, उसमें एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, अगले साल आपके एग्जाम हॉल में मिल सकता है। तो मास और वेट आ गया। मास और वेट करते करते बाबू एक बात और ध्यान रखिएगा, मास और वेट करते करते एक चीज और ध्यान रखिएगा सर, एनसीईआरटी में छोटा छोटा टेम्परेचर के बारे में बात किया है। टेम्परेचर बेटा बताओगे? कितने लोग हैं जिनको टेम्परेचर में 3 स्केल पता है? ये बात देख रहे हो, जितनी बातें आज मैं बता रहा हूं, सेल्सियस स्केल, सर फ़ारेनहाइट और सर केल्विन स्केल। याद रखिएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पहले के स्केल है, तो इनके केस में क्या होता है, ध्यान सुनना अपने पास। इनके केस में सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहां 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके केस में भैया होता है 273 केल्विन और इसके केस में होता है 373 केल्विन। ये क्या है? तो सर ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हर एक स्केल को डिफाइन करने के लिए 2 टेम्परेचर चाहिए और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हर एक स्केल को डिफाइन किया जाता है पानी के रिस्पेक्ट में। तो डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, ध्यान सुनना अपने पास, डिग्री सेल्सियस हो केल्विन हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, ठीक है। ये देख लेना इनके बीच का रिलेशन। केल्विन जो होता है डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो केल्विन डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है। केल्विन में अगर टेम्परेचर चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना पड़ता है। डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूं तो भैया तुमसे पूछूं कितना केल्विन है। अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूं, पूछूं कितना केल्विन है। अगर मैं भैया 340 केल्विन दे रहा हूं, पूछूं कितना डिग्री सेल्सियस है। मैं तुमसे 500 केल्विन दे दूं और पूछूं कितना डिग्री सेल्सियस है, निकाल सकते हो। पर केल्विन स्केल डिग्री सेल्सियस कभी भी बराबर नहीं हो सकते, याद रखिएगा, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। स्पेलिंग गड़बड़ाया जा तो स्पेलिंग छोड़, क्वेश्चन कर। बारिश हो रही है तो कहां? बाहर ही हो रही है ना, तो बाहर तुम्हारे घर पे ऊपर छत तो होगी भाई, ऐसा तो है नहीं खुले आसमान में पढ़ रहे हो। पढ़ाई करो, बारिश हो रही। आंखों से तो बारिश नहीं हो रही ना कि ओह माय गॉड। कंपटीशन इतना भी आसान क्वेश्चन से होता है क्या? इतना ही आसान होता है बेटा। इस साल का क्वेश्चन देखे हो तुम? अभी रीनीट वाला पेपर इस चैप्टर का देखे हो? कितना आसान सा था। रीनीट छोड़ो, 2000 अभी 3 मई वाला टेस्ट दिए होगे तो उसको भी देखे हो। सर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा कितना हो गया, 313 केल्विन। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो भैया कितना हो गया, 300 केल्विन। इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो भैया 340 में से 273 माइनस कर दीजिए। सर बहुत सिंपल सा है, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं भी जान रहा हूं कि बहुत सिंपल सा है, लेकिन जानते हो बाबू मजा कब होता है, मजा कब आता है? जब यही सब चीजें यूज करने को आएंगे ना, तब मजा आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर मैं लिख के देता हूं, अभी बोल देता हूं, अभी आज बेसिक करा रहा हूं ना, कुछ लोगों को लग रहा है सर टाइम पास हो गया, 2 लेक्चर से कल से अभी तक खाली बेसिक चल रहा है। मैं लिख के देता हूं बेटा, एक टाइम आएगा जब 340 केल्विन आएगा ना, और तुम जान जाना 340 डिग्री सेल्सियस टिक करके आओगे। तुम्हारी क्लास में से आधे से ज्यादा लोग जब ये सोच रहे इतना बेसिक कौन पढ़ाता है, उन्हीं को बता रहा हूं, उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं कि बेटा इतना बेसिक भी पूछा जाता है। सर वहां पर जानते हैं सर, फिर याद आता है कि ओहो बेसिक तो करवाया था मास्टर ने, फिर भी दिक्कत हुई। सर अगर मैं बोलूं कि 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस कभी बराबर नहीं हो सकते, याद रखना, केल्विन और डिग्री सेल्सियस कभी बराबर नहीं हो सकते। केल्विन और, अरे यार इसका आंसर लिखूं क्या, कितना हो गया, 17 और 7 हो गया 13, 67 डिग्री सेल्सियस हो गया। आंसर बहुत लिखवाते हो तुम लोग यार, आंसर फाइनल बताइए, और फाइनल आंसर बताइए। ये क्वेश्चन देख लेना, ये जो होते हैं ना डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या होते हैं कि ये कहीं कहीं इक्वल हो सकते हैं। सर अगर मैं पूछ दूं क्वेश्चन, इक्वल रीडिंग कब आती है, इक्वल रीडिंग कब आती है?
अगर इक्वल रीडिंग डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पूछ दिया जाए तो इक्वल रीडिंग इनमें पॉसिबल है। कैसे सर? इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन कभी इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि उनके बीच में 273 का गैप है। बट यहां पर कुछ कुछ ऐसे टेम्परेचर हो सकते हैं जहां पर आपको मिल जाए डिग्री सेल्सियस और इन दोनों की वैल्यू बेटा सेम सेम हो सकती है। सर इन दोनों की वैल्यू सेम सेम हो सकती है। 9x प्लस 160/5 इज इक्वल्स टू 5x। सर ये देख लो, 9x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 5x। 4x की वैल्यू -160, x की वैल्यू -40। -40 टेम्परेचर ऐसा है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है। फिर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बाकी भैया अगर तुमको कोई भी टेम्परेचर दिया जाए, सर कैलकुलेट द टेम्परेचर at which reading in degree Celsius is twice the reading in डिग्री फ़ारेनहाइट। बताओ ये कौन सा टेम्परेचर होगा? बता सकते हो? सर ये क्या होगा बता सकते हो? सर लैटेंट देख रहे हैं क्या? पहली बात वो एडल्ट कॉमेडी है तो तुमको देखना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग भी जानते ही हो। हाँ सब के सब हमारे इंडिया में एक अलग टाइप का फीचर है भाई साहब। सिनेमा हॉल में एडल्ट लगता है सब बच्चा से सब धुरंधर देख गए, किस लोग की एज भी पार नहीं हुई, सब धुरंधर देख गए। ठीक है, हाँ मीनिंग क्या होता है सर? एडल्ट का मतलब कुछ नहीं सर, बस बड़े लोगों के साथ चले जाइए। कितना होगा सर? ये क्या होगा इसके केस में? क्या करोगे? अरे भैया डिग्री सेल्सियस का रीडिंग जो है, डिग्री सेल्सियस का रीडिंग ट्वाइस द रीडिंग ऑफ, मतलब क्या हो रहा है? 9/5। सर ये देख लो, ये 2x हो गया और ये कितना हो गया? 32 हो गया और ये कितना हो गया? x हो गया। फ़ारेनहाइट में अगर x आ रहा है तो डिग्री सेल्सियस में 2x आ रहा है। 18x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 5x आ गया। सर 13x इज इक्वल्स टू 160 माइनस 160, यही आएगा ना सर? आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में जो रीडिंग है उससे डिग्री सेल्सियस में डबल आना चाहिए। तो भैया देख लो सर कितना आ रहा है। सर इसकी वैल्यू निकालने जाओगे, 18x हो गया ना, तो ये 160 हो गया, इधर 15 30, x की वैल्यू क्या आएगी सर? ये आ जाएगी। यार कुछ लोगों का तो ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। भैया देख लो, सबके सब देख चुके, सबके सब धुरंधर 1 देख चुके, धुरंधर 2 देख चुके हैं, सबके सब देख चुके हैं। सर यहां पर खुद ही बोल रहा है डिग्री सेल्सियस का जो रीडिंग है वो डबल है, मतलब डिग्री सेल्सियस में जो रीडिंग आ रही है वो फ़ारेनहाइट का डबल आ रहा है। मान लो यहां x है तो यहां 2x है, यहां x है तो यहां 2x रीडिंग आ रही है। तो भैया पुट करके निकाल दो, x की वैल्यू कितनी होगी? -160/13 हो जाएगी, -160/13 आ जाएगी। अब उल्टा पुट कर दिए तो बेटा उसमें मेरी क्या गलती है? बोल रहा है सर उल्टा हो गया। बाबू दोनों का क्वेश्चन तो पढ़। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस द रीडिंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान सुनना आपने बात, रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस ट्वाइस द रीडिंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन पढ़ एक बार तब पता चलेगा। सर हो गया। एक बात बताओ, टेम्परेचर पता चल गया, डेंसिटी पता चल गया, सर मास पता चल गया, वेट पता चल गया, इतना सब कुछ पता चल गया रे तुमको, इतना सब कुछ पता चल गया, तब भी भाई साहब, तब भी भैया देखेंगे सर ऐसा है ना कि सर एक दो चीजें छोटी छोटी और बता दीजिए। एनसीईआरटी की भैया छोटी छोटी बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी है। कैसे कैसे करना है सुनना। और रुक जा, एक वर्ड होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। सर ये दोनों आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब बता दूं और प्रिसीजन का, ये अपने डेली लाइफ से रिलेट कीजिएगा और खुद को टेस्ट में भी प्रिसाइज और एक्यूरेट रखिएगा। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे तुक्का ऐसे मारते हैं ना, तुक्का ऐसे मारते हैं कि भैया उनका जो वैल्यू होता है वो ट्रू वैल्यू के पास में पहुंच जाए। मतलब एक्यूरेट का होने का मतलब जरूरी नहीं। कुछ लोग देखते नहीं हो, कुछ लोग तुक्का बहुत अच्छा मारते हैं। मतलब एक्यूरेट बच्चा क्या होता है कि सर ट्रू वैल्यू के पास आपका एवरेज पहुंच जाए। मतलब एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू, सर वो नियरली कहां पहुंच जाए? ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जाए। जैसे ध्यान देखना, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सर ये देख लो, एवरेज वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जाए तो जरूरी। सर ये देखो, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी। मैंने बोला सर दोनों को 10 मीटर मेजर करने को बोला,
सर देखना ये ट्रू वैल्यू है, मैंने बोला ये लेंथ है 10 मीटर की, दोनों में डिफरेंस देखना। एक्यूरेट देखो, एक्यूरेट कैसे सर, ये गया पहले मेजर करके आया 8 मीटर, देख रहा कितना बेवकूफ बच्चा है। ये देखो इसको गया फिर बोला सर 10 मीटर, फिर अगले में गया 12 मीटर, फिर बोला सर 9 मीटर, फिर बोला 11 मीटर। सर 5 बार मेजर करवा लिया इससे, इसका एवरेज निकालोगे ना, एवरेज वैल्यू निकालोगे, ये बच्चा जो दिखेगा एवरेज वैल्यू ऑफ ए, सर ये 10 मीटर आएगा। सर देख रहे हो 5 बार मेजर करने गया है ये लड़का, 5 बार मेजर करने गया है, और 5 के 5 बार भाई साहब एक बार सही मेजर किया, बाकी सब टाइम कभी 8 कभी 9 कभी 11 कभी 12 कुछ भी मेजर कर रहा है, कभी कुछ भी मेजर कर रहा है, यही आ रहा है। सर देख लो, कभी भी देखो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि सर ये देख ये देख ये देख, सर अपने पास एवरेज वैल्यू, ये क्या है एक्यूरेट है, ये बच्चा क्या है एक्यूरेट है। लेकिन भैया याद रखिएगा एक्यूरेट तो है, अब बी को देखो, बी गया सर वो गलत मेजर कर रहा है, 9 मीटर 9.1 मीटर 8.9 मीटर, सर 8.95 मीटर, एक बार मेजर किया 9.05 मीटर। सर इसका एवरेज वैल्यू देखोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ बी देखोगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ बी कितना आ जाएगा, 9 मीटर के आसपास आ जाएगा। सर ये क्या है एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। ये बेचारा करेक्ट कोशिश, इसका करेक्ट वैल्यू 10 मीटर से दूर है इसीलिए एक्यूरेट नहीं है, दोनों के दोनों ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। बट ध्यान सुनना अपने पास, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं कि आप कुछ भी तुक्का मारो फाइनल आंसर सही है, मतलब आप सही हो, एक्यूरेट हो। आप कुछ भी करो, आप चाहे जितना अच्छे से, हो सकता है इसकी मशीन खराब हो सकता है इसका मेजरिंग टेप खराब हो, लेकिन बेचारे को एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, इसको एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। ए और बी ये दोनों गए, दोनों मेजर करके आए। एक वर्ड और होता है बेटा यूज करना, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि भैया क्लोजनेस। सर क्लोजनेस, क्लोजनेस किसका, सर आप गलत ही आंसर क्यों नहीं मेजर कर रहे हो, जो भी मेजरमेंट कर रहे हो उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्लोज हैं, उसको बोलते हैं प्रिसाइज। जैसे फिर से बोलना, एक स्टूडेंट है सी और एक स्टूडेंट है डी, सी का भैया टेस्ट में मार्क्स देखोगे, सर टेस्ट में मार्क्स देखोगे, ट्रू वैल्यू जो चाहिए मुझको एज ए टीचर जो चाहिए सर ट्रू वैल्यू वो कितना चाहिए, 500 नंबर चाहिए। सी को देखोगे तो भैया पहले में 600 आ गया, अगले में 300 आ गया, अगले में सर 400 आ गया, अगले में सर 500 आ गया, अगले में सर 600 आ गया, ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन डी को देखोगे तो बड़ा ओबीडियंट टाइप का है, 502 501 500 5499 498। सर ज्यादा प्रिसाइज कौन है, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि भैया आपकी ट्रू वैल्यू सही हो या ना हो। डी क्या है, प्रिसाइज है। डी क्या है, प्रिसाइज है। सर सी क्या है, सर सी प्रिसाइज नहीं है, नॉट पुअर प्रिसीजन, इसका क्या बोलेंगे, पुअर प्रिसीजन। इसका नंबर देख लो, जैसे अपनी क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, पहला चैप्टर टॉप कर गए, दूसरा चैप्टर फ्लॉप कर गए, तीसरा चैप्टर फिर से कोशिश कर रहे, चौथा चैप्टर आते आते बैंड बज रही है। सर ए और बी, सी और डी देख लो, यहां पर देख रहे हो कुछ अपने दोस्त होते हैं ना, पहला चैप्टर जो टेस्ट होगा एकदम 720 में 600 नंबर लेके आ रहे, मास्टर बोल रहा है 500 लेके आ, बोल रहा है 600 लेके आएंगे, अगले में सर 300, अगले में 400, फिर फ्रस्ट्रेट 500, फिर कोशिश करेगा तो 600। इसको देखो एकदम भैया 500 501 500 499 4। सर इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे ना तो एवरेज वैल्यू इसकी निकल के आएगी 500। मतलब सर डी क्या है, एक्यूरेट भी है। डी क्या है, एक्यूरेट भी है। कैसे, सर इसका देख लो, एवरेज वैल्यू भी 500 आ रहा है, इसका एवरेज वैल्यू निकाल लो। अगर आपका एवरेज वैल्यू 600 300 1300 1800 2400 2400 बाई 2400 बाई 5, 2400 बाई 5 बेटा कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 480, यही आएगा, यही आएगा ना 480। सर ये क्या है, सर एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। सर ये देख लो एक्यूरेट नहीं है। सर सी और डी में डिफरेंस पता चल रहा है, ये देख रहा है, तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस याद रखना। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू भले ही करेक्ट नहीं हो लेकिन भैया आपकी वैल्यू एकदम पास पास चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे भैया, प्रिसाइज। और भैया आपका कुछ भी चल रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर एवरेज वैल्यू सर एक्यूरेट के ट्रू वैल्यू के पास पहुंच गई मतलब आप एक्यूरेट हैं, आप ट्रू वैल्यू के पास पहुंच गए मतलब आप एक्यूरेट हैं। तो 2-4 चीजें याद रखिएगा भैया, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में बेटा मैं टॉपिक नेम बता दूंगा, टॉपिक नेम बता दूंगा, वो एनसीईआरटी को आपको करना है। सब लोग एनसीईआरटी में जहां तक मैं बोलूंगा आज उतने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अटेम्प्ट करने,
बेटा पीडीएफ अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी के चैनल पे जाके एनसीईआरटी के आप साइट पे जाओगे, प्लीज वहां से आप डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी का होमवर्क है आज, वो पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है एनसीईआरटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नई एनसीईआरटी लीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, बट करना है, कोशिश करिएगा भैया यहां तक की चीजें प्रिसीजन और एक्यूरेसी करके, जैसे आप देखेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी करके आइएगा। अगली क्लास में बेटा बहुत शानदार सी चीजें होंगी। अगली क्लास में हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कल हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में जानेंगे, गैसेस कैसे काम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कहां पर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये 4-5 चीजें कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल से बेटा ये चैप्टर बदल चुका होगा। 2 दिनों से लगातार बेसिक मैथ्स कर रहे थे, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। कुछ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनको लग रहा होगा सर टाइम वेस्ट हो गया। बेटा थोड़ा जरूरी होता है कुछ कुछ चीजें रिवाइज करवाना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करिएगा। कल से बेटा ये चैप्टर अब आपके हवाले से निकलना शुरू होगा, अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे। लेक्चर नंबर 1 to 8 रिवाइज करके आना। कल गाइज मिलेंगे, और मैंने आपको बोला है कि लेवल अप सीरीज, मोटी किताब सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसको आप करेंगे आप सब लोग मेरे साथ साथ। जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के पीवाईक्यूज आप साथ में कर लेंगे। क्लास के क्वेश्चंस, डीपीए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिएगा। कल मिलेंगे भाई साहब, और कल करेंगे गैसियस स्टेट। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। ब्लॉग नंबर 8 खत्म होता है यहीं पर। गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ मतलब जो भी है, लाइक तो आप, हाँ शेयर सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं आप, सब्सक्राइब कर चुके हैं, शेयर नहीं होता है शायद। लाइक जरूर करें गाइज, फीडबैक देके जरूर जाएं। मिलेंगे आपसे कल, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, एंजॉय करो।